नमस्कार। जन सरोकार मंच टोंक की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं आभार ज्ञापित करता हूं हमारे आदरणीय देवेंद्र शर्मा जी का कि आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में राजस्थानी और हिंदी के प्रख्यात लेखक, कवि, आलोचक डॉक्टर नंद भारद्वाज जी हमारे बीच में है। भारद्वाज साहब को नमस्कार। जी नमस्कार। जी आप भारद्वाज साहब, इतना विशाल कार्य है, विविधतापूर्ण कार्य है कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं सबसे पहले आपसे सवाल यही पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है, कोई लेखक हो, आलोचक हो, उसे अक्सर डॉक्टर आगे नाम लगा देता है और संयोग से ये रहा कि आपके साथ में ये जो डॉक्टरेट की उपाधि है वो पूर्ण रूप से नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप साहित्य के डॉक्टर हैं। आप अपने हिंदी साहित्य में जो शोध का समय था, वो शोध किस प्रकार का होना था और क्यों नहीं हो पाया, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आदमी जो विचार करता है कि ये काम मैं कर लूं, वो कर ही पाएगा। इसका कोई बहुत ज्यादा वो आश्वस्त हो नहीं सकता पहले से, क्योंकि आज का दिन किस तरह बीता है और कल कैसा होगा, इसके बारे में हम पहले से कोई अनुमान नहीं कर सकते। एक मोटी सी उम्मीद करते हैं कि आज ठीक गुजरा है तो कल भी ठीक ही गुजरेगा। अब जब मैं पढ़ रहा था एमए में, ठीक ठाक मेरी पढ़ाई मतलब नियमित रूप से चल रही थी, लेकिन उस दौरान में एक काम मुझे और भी करना पड़ता था। अपने जीवन निर्वाह का इंतजाम भी मुझे खुद ही करना पड़ता था। तो पढ़ने के साथ मैं किसी भी शहर में जाऊं, किसी भी जगह को बदल करके वहां अगर काम की तलाश करूं, तो पढ़ाई और सर्वाइवल ये दोनों मेरे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट थे, बराबर महत्वपूर्ण थे। तो जब मैं एमए मैंने 71 में किया था, 71 में जयपुर से, राजस्थान विश्वविद्यालय से, और उस दौरान में मेरा एक विशेष लगाव राजस्थानी से था। तो मेरा विशेष पेपर भी राजस्थानी था, मतलब डिंगल जिसको कहते थे। उसमें डॉक्टर हीरालाल माहेश्वरी, शंभू सिंह जी मनोहर, नरेंद्र भानावत जी, ये हमारे बहुत अच्छे शिक्षक थे जिन्होंने राजस्थानी के प्रति मेरे मन में अनुराग भी पैदा किया और उसकी जानकारियां भी दुरुस्त की। हालांकि राजस्थानी से लगाव बहुत शुरू से था। जब मैं कॉलेज में बाड़मेर में पढ़ता था, तब भी राजस्थानी के बहुत सारे गीत वीत में जैसे गाता था, तो कोशिश करता था कि औरों के गाने के बजाय अपना ही लिखा हुआ गा लूं। तो इस तरह का भाषा से जुड़ाव हो गया था। उसी में मैंने ये डेजर्टेशन लिखा था कर्ण कथा पर। कर्ण कथा मेरे परदादा जी थे, उन्होंने एक खंड काव्य लिखा था, कर्ण को चरित्र नायक बना करके, और उस पर मैंने पाठ संपादन का काम किया और वो काम बहुत अच्छा हुआ। बल्कि मेरे गुरुजी उस वक्त हीरालाल माहेश्वरी थे, उन्होंने कहा, नंदू ये तू इसी पर ही पीएचडी कर लेता तो मिल जाती तेरे को, ये तो लगभग पीएचडी जैसा ही काम कर दिया था। तो उसमें मुझे बहुत, उस वक्त 85% से अबोव मार्क्स मिलना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, जिस पर मुझे उस वक्त मिला था। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम चलो वो मैं विषय दे दूंगा। मैंने कहा, गुरुजी एक ही मेरी शर्त है कि अगर राजस्थानी का विषय दिलवाते हो तो फिर मुझे माध्यम भी राजस्थानी दिलवाओ। मैं राजस्थानी माध्यम से ही पीएचडी करूंगा, उसमें हिंदी में नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं राजस्थानी में कविताएं तो तब लिखने लग गया था, छपने लग गई थी अरावल वगैरह में। तो उन्होंने कहा, भाई माध्यम तो हिंदी रखना पड़ेगा, लेकिन तू विषय राजस्थानी का कोई भी ले सकता है। तो मैंने कहा, हिंदी में ये करना है तो हिंदी के बहुत सारे विषय मैं उन पर कर लूंगा। फिर कुछ हालात ऐसे बने कि मैं वहां से, जयपुर से जोधपुर आ गया। मेरे साथी तेज सिंह जी जोधा वहाँ उस वक्त हरावल का उसका जलते दीप का काम देखते थे। तो तेज सिंह का मेरे बहुत आत्मीय मित्र थे, तो वो जो कोई काम में लेता था तो मेरे को खींच लेते थे, नंदी थे ही आ जाओ। तो वो उनके कहने पर, और कुछ वो माणक मेहता जी को भी लोगों ने सजेस्ट किया कि आपको अगर काम करने वाले दो लोग चाहिए तो तेज सिंह के साथ नंदू को भी बुला लो, वो भी तेरे काम का है तुम्हारे। तो यूं करके मेरे को जोधपुर दे गए। और वहां जाने के पीछे एक आकर्षण मेरा ये भी था कि वहां नामवर जी थे, जोधपुर विश्वविद्यालय में हिंदी डिपार्टमेंट के हेड और डीन ऑफ फैकल्टी। नामवर जी के प्रति मेरे मन में हमेशा रिगार्ड रहा है, क्योंकि एक वामपंथी सोच या कहिए समाजवादी सोच मेरी शुरू से रही है, और इस नाते उनसे बहुत कुछ सीखने की मुझे उम्मीद लगती थी। मैंने कहा, इनके देख रेख में करूं तो मेरा थोड़ा और पढ़ाई लिखाई थोड़ी ठीक हो जाएगी।
उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उनसे जब संपर्क किया, तो वो नामवर जी तो देखते थे कि भाई पोटेंशियल कितनी है, इसकी तैयारी कितनी है, क्योंकि अब ज्यादा माथापच्ची करने वाला मिलेगा तो समय ही खराब होगा, पता नहीं काम भी क्वालिटी का होगा भी होगा। तो उन्होंने कहा क्या करोगे, मैंने कहा किसी भी एक बड़े कवि पर करने की मेरी इच्छा है, तो या तो आप सजेस्ट करो, या तो उन्होंने कहा तुम्हारा प्रिय कवि कौन है। मैंने कहा समझ में तो कम आता है, लेकिन तब भी मैं कहूंगा कि मुक्तिबोध मेरा प्रिय कवि है। लेकिन उन्होंने कहा अच्छा वो मुक्तिबोध पर कर लोगे काम। मैंने कहा हाँ, मेरी इच्छा तो उन्हीं पर करने की है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा क्या करोगे। मैंने कहा मैं ये जो करते हैं ना फला कवि या लेखक व्यक्तित्व और कृतित्व, इस तरह से नहीं करूंगा, उनके किसी रचनात्मक पक्ष पर काम करूंगा। तो उनका उनका कौन सा पक्ष तुम्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। मैंने कहा वो रचना प्रक्रिया पर बहुत ज्यादा बल देते हैं, और खुद भी उन्होंने रचना प्रक्रिया पर बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। इसलिए मेरी इच्छा है कि उन्हीं के मानदंडों पर उनका परीक्षण किया जाए कि वो जो किसी को बड़ा लेखक या बड़ा कवि या बड़ा रचनाकर्मी मानते हैं, तो उसकी प्रक्रिया क्या है, वो किस तरह से निर्मित होता है। तो उन्होंने कहा बढ़िया विषय है, यही ले लो। फिर इस तरह से मैंने शुरू किया। लेकिन मैंने कहा ना कि मुझे अपनी जीविका की भी चिंता करनी पड़ती थी। तो उसी दौरान जो ही जलते दीप में कुछ मनमुटाव हुआ, और आधा गांव पर एक विवाद हुआ जिसमें मैं राई मासूम रजा के साथ था, मेरा जो संपादक था वो उसके अगेंस्ट में था। तो उनको लगा कि ये तो हमारे काम का नहीं, ये तो हमारी सोच से अलग आदमी है। तो उन्होंने फिर वो गलती का कोई ना आदमी हटाऊ ना, तो सीधे तो की करके वे क्या आप हटू और कोई दाव दे वे गलतियां काटने लगे। नंजी ये अखबार में ए गलतियां देवे ए गलतियां रहे, मैं क्यों गलतियां ने एक तरफ में लो ए रेवन भले भी रेवेला, आप तो मूल बुद्धे बात है होगा, आपने कई तकलीफ हुई नहीं यार, थोड़ी थोड़ी पैसा ज्यादा लागे आप रहा। तो मैं कहा आप कोई दूसरा आदमी तलाश कर, तो मैं कोई और देख लो। तो यूं करके वो काम छूटा, तो मेरा फिर वो भी छूट गया, और उसके कारण फिर दिक्कत हुई। फिर बाद में जब रेडियो में चयन हो गया तो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव यूपीएससी, तो वो अपने आप में ऐसा काम था कि और कुछ काम आप कर ही नहीं सकते। तो यूं करके मेरी अद्वीत में रह गई। बिल्कुल, मैं साथ में ये भी जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी इस बात के लिए जानने को निश्चित रूप से उत्सुक होंगे कि मुक्तिबोध की रचना प्रक्रिया पर आपका जो काम था, काम करने का सपना था, और आपको डॉक्टर नामवर सिंह जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, उनकी देखरेख में आपने जो कुछ लिखा वो बहुत अप्रिशिएट किया गया था। तो उसके बाद अब आप सेवानिवृत्ति के बाद में स्वतंत्र लेखक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है मुक्तिबोध पर आपका वो जो काम रह गया था, जो सपना अधूरा रह गया था, उसे अब करना चाहिए? निश्चित रूप से। इस बीच में तो क्या हुआ कि 2008 तक तो मैं रेडियो दूरदर्शन में जिस तरह से शहर बदल बदल के भागता रहा, तो जगह एक पकड़ नहीं पा रहा था। तो अब मैंने रिटायरमेंट के बाद में मेरी ये थी, लेकिन थोड़ी सी मेरी परिस्थितियाँ जरूर थोड़ी कठिन आ गई, बच्चियों के कुछ स्वास्थ्य के कारण और के कारण। तो थोड़ी जो निश्चिंतता उस तरह के विषय को चाहिए जिसमें आप बिल्कुल एकाग्र रह करके काम कर सके, वो थोड़ी सी इधर बनी है। हालांकि इस कोरोना ने बहुत उसको डिस्टर्ब किया, नहीं तो अब तक मैं इस पीरियड में वो काम कर लेता। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से इसका जो दबाव है, उसने मुक्तिबोध पर काम करने के लिए जो जिस तरह का मानस होना चाहिए वो मुझे नहीं मिला। हालांकि इस बीच में मैंने कृष्णा सोबती पर एक पूरी किताब तैयार कर ली, आलोचनात्मक 200-250 पेज की। लेकिन मुक्तिबोध पर भी मैंने काम किया, लिखा भी, उस और चैप्टर लिखे। थोड़ा सा काम बाकी है, वो और समय मिल जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस साल तो अब तो ये साल तो गया, लेकिन अगले साल मैं इस काम को पूरा कर लूंगा। बिल्कुल, तो ये हमारी अपेक्षा इसलिए बढ़ जाती है कि आपने कर्ण कथा पर जो काम किया था एक स्पेशल पेपर के रूप में, उसको आपने परिवर्धित करके नई जानकारियां जोड़ के उसको और विस्तार से वापस अध्ययन करके एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया है। तो निश्चित रूप से अगर ये काम आपका जो सपना था मुक्तिबोध पर काम करने का, उनकी रचना प्रक्रिया पर, तो ये हिंदी साहित्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत सारे लोग केवल डॉक्टरेट के लिए करते हैं, तो एक डॉक्टरेट के लिए जो लिखना है शोध ग्रंथ, वो एक अलग प्रकार का होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब आप अगर इस विषय पर काम करते हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत बेहतर काम होगा और बहुत उपयोगी होगा, उससे नए शोध को कई आयाम मिलेंगे। मुक्तिबोध की बात हमारी चली और एमए की बात चली। मैं आपका जो चित्र यहाँ लाइव हो रहा है उसके पीछे
हमारे बहुत प्रख्यात कथाकार दिखाई दे रहे हैं दर्शकों को। जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके लेखन के रूप में, लेखक के रूप में, आरंभिक लेखक के रूप में शरद चंद्र जी से या दूसरे भारतीय साहित्य के जो बहुत बड़े लेखक हैं उनसे किस प्रकार से आपका संबंध जुड़ा, किस प्रकार आप उनसे प्रभावित होते चले गए? मैंने शरद को लगभग पूरा पढ़ा। शरद मेरे बहुत प्रिय लेखकों में रहे हैं, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो सबसे पहले मैंने पथ के दावेदार पढ़ा और फिर तो मैंने पढ़ता गया, चरित्रहीन पढ़ा, श्रीकांत पढ़ा, शेष प्रश्न पढ़ा और भी उनके बहुत सारे, मतलब उपन्यासकार के रूप में शरद का मुझे उस वक्त उनकी जोड़ का कोई नहीं लगता था। उसके बराबर थोड़े आते थे तो प्रेमचंद आते थे। प्रेमचंद को भी पढ़ा मैंने उसी दौरान में, जब तक कि पूरा कोर्स में नहीं थे। हालांकि गबन हमारे कोर्स में रह चुका था, गोदान तो बाद में एमए में जब आया तब आया, लेकिन उससे पहले गबन हमारे बीए के कोर्स में भी था। और दूसरे कथाकारों में भी मेरी बहुत दिलचस्पी थी, जैसे चित्रलेखा मैंने उस वक्त पढ़ा था भक्तचरण वर्मा का। ये जो पॉपुलर राइटिंग थे जिनके गुरुदत्त और ये, इनके भी बहुत पढ़े। आचार्य चतुर्सेन को बहुत पढ़ा। चतुर्सेन का गोली जिस तरह की राजस्थान की पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ था, वयम रक्षाम पढ़ा और भी बहुत सारे उनके पढ़े। तो इस तरह से कथा साहित्य में मेरी, खासतौर से जब मैं बीए में था तब वो अच्छी रुचि थी। पोइट्री में भी थी और कथा में भी थी। और कथा में अपनी लोक परंपरा के जो लोग हैं, राजस्थानी की कथा परंपरा है, उसमें भी बहुत गहरी दिलचस्पी रही। यानी लोक कथाएं हम भी अपने ढंग से अपने घरों परिवारों में या हमारे अपने यहाँ जो प्रचलित लोग थे, जो बात पोष होते थे वो सुनाते थे, उनसे सुनी। बाद में जब थोड़ा एमए तक आ गए तो फिर विजयदान जी के वगैरह के, बीज जी के काम को भी समझा, देखा। फिर हरावल में जिस तरह से जुड़े तो और लोगों से और भी दूसरे कथाकारों को पढ़ा। लक्ष्मी कुमारी चूंडावत को पढ़ा, कन्हैयालाल सहल ने काम किया था, उनका काम देखा, मनोहर शर्मा जी का काम देखा, गोविंद अग्रवाल जी का काम देखा। तो इस तरह से राजस्थानी में और हिंदी में, इवन जैसे अमृता प्रीतम मुझे बहुत पसंद थी, उनको बहुत पढ़ा मैंने। हालांकि उस दौरान में एक मेरे पास सुविधा ये थी कि मैं वहाँ बाड़मेर में एक ऑफिसर क्लब था, बाड़मेर क्लब, उसमें मैं काम करता था मेरी पढ़ाई के साथ में। क्योंकि मैंने कहा ना, जीविका का अर्जन राइट फ्रॉम बिगिनिंग, और 9वीं क्लास के बाद में मुझे ही अपने लिए कमाना है, मुझे ही अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। ये संयोग ऐसा बना और मुझे इसका सुख भी है कि मैंने ये काम करते हुए जीवन के वो अनुभव भी प्राप्त किए कि अपने को सर्वाइव कैसे कर सकते हैं। चाहे कठिनाइयाँ कुछ नहीं होती, आप हिम्मत रखिए और रास्ते खुद तलाश करते रहिए तो निकलते जाते। तो उस दौरान में धर्मयोग और साप्ताहिक हिंदुस्तान और ये पत्रिकाओं में जो धारावाहिक उपन्यास चल पड़ते वो भी खूब सारे पढ़े, क्योंकि उस समय इतनी वो नहीं होती थी गुंजाइश। एक वो घरेलू पुस्तक लाइब्रेरी योजना निकली थी उन दौरान में, हिंद पॉकेट बुक्स की, उसमें मैंने खूब किताबें मंगाई। मतलब 10 रुपए मुझे महीने के मिलते थे, उसमें 3 रुपए मैं किताबों पे खर्च कर देता था। तो ये मेरी सुविधा थी। और उसी दौरान में ये शरद बाबू तो इतना हुए कि मैं उनको अपने घर में सजा के रखता हूँ, मेरे वो प्रिय है। ये अध्ययन मनन चिंतन जो है आपका हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच चलता रहा। और इस बीच हम पाते हैं कि 1971 में आपका राजस्थानी में पहला संग्रह आता है अंधार पक कविताओं का, और इसी के साथ में हरावल के संपादक के रूप में आपने राजस्थानी के लिए अनुवाद कार्य भी किया। तो एक अनुवाद को आपने जो चयन किया, हरावल में जो उपन्यास धारावाहिक छपा, उसका चयन का क्या आधार रहा? और ये अधिक कथा साहित्य का बोलबाला रहा उस दौर में, गद्य बहुत ज़्यादा था। उस दौर में आप कविताओं की तरफ झुकाव रखते हैं और अंधारपक नाम से आपका पहला कविता संग्रह आता है। तो ये सबसे पहले कविता के रूप में साहित्य में आपका आगाज होता है, उसका मूल कारण क्या रहा? साथ ही साथ में ये जो अनुवाद के रूप में आपने जो चयन किया किसी रचनाकार का, एक विश्व के बहुत बड़े कथाकार को चयनित करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और वो राजस्थानी के लिए बहुत जरूरी था। हरावल पत्रिका के साथ ही मैं चाहूँगा कि आप आदरणीय सत्यप्रकाश जोशी जी के जो आपके संबंध रहे उनके बारे में भी प्रकाश डालें। मैं जब
1972 में जोधपुर में था, जलती दीप के संपादक का काम करता था। तो उसी दौरान हालांकि उससे पहले भी सत्यप्रकाश जोशी से हमारा संपर्क हो चुका था। जब मैं एमए के बाद में एक बार यहाँ एक व्याकरण पर, राजस्थानी भाषा के व्याकरण पर बहुत अच्छा सेमिनार हुआ था, राव सारस्वत जी वगैरह ये सब तो थे। और आजकल जो वो, अब तो वो पुलिस मुख्यालय सा हो गया, कमिश्नरेट, वो गवर्नमेंट हॉस्टल कहलाता था। उसके ऊपर एक बड़ा हॉल था, उसमें ये हुआ था। मैं और देश सिंह दोनों उसमें रहे पूरे समय। पहली बार वहीं राजस्थानी के सारे लेखकों से मुलाकात हुई। हालांकि राजस्थानी में लिखने का काम और छपने का काम ये हमारा शुरू हो चुका था। राजस्थानी एक हम निकल चुके थे और उस कारण से तेज सिंह लगातार चर्चाओं में और उसमें रहता था। तेज सिंह जो काम देते थे तो उसमें मैं उसका सहयोगी आवश्यक रूप से होता ही होता था। उन्होंने ले करके कहते लो दंजी मैं तो काम शुरू कर दिया, मैं कर दियो तो ठीक है, फिर निभा वहां पूरा करा इनने। तो राजस्थानी एक निकाली, वो तो उसकी लंबी कविता कठे की बेगो उन दिनों बहुत चर्चित थी। उसी दौरान में मेरी कविताएं भी हरावल वगैरह में छपने लगी थी। हरावल में छपती थी इसलिए सत्यप्रकाश जोशी से भी थोड़ा सा लगाव। सत्यप्रकाश जोशी के छोटे भाई थे तारा प्रकाश जी जोशी, वो भी बहुत स्नेह करते थे। वो यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट थे, तो उस नाते भी एक एक खास तरह का लगाव उनसे था। फिर वो जोधपुर के ही थे, तो एक स्थान विशेष के साथी होने का भी एक एक भावनात्मक रिश्ता उनसे बना। उसी सेमिनार में उनसे सत्यप्रकाश जी से पहली मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि नंदू कोई काम करनी इच्छा हुआ तो मैंने बता दीजिए, बम्बई ले जा, वोटे 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 लगा। तब ये नहीं था कि अरावल में काम करेंगे। उन्होंने कहा भी एमए कर लिया है तो फिर इसको काम की जरूरत होगी, तो नहीं होगा तो वही कोई लेक्चर वगैरह या बम्बई में कोई काम लगा देंगे। तो मैंने कहा वो अगर जरूरत होगा तो मैं अपनी मतलब अपने प्रदेश में अपने लोगों के बीच में रहना रहना जरूरी समझ रहा था, क्योंकि मुझे लगता था अगर लिखने में आपको संजीदगी से लगना है तो आप अपना लोकेल मत छोड़िए, उससे जुड़े रहिए। उससे टूट जाएंगे तो गैप पड़ जाता है। तो इस कारण से मैं चाहता तो था, लेकिन अब केंद्रीय सरकार की नौकरी ले ली रेडियो में, तो वो तो ऑप्शन खुले थे, कहीं भी भेज सकते थे और उसके लिए तैयार भी था। अच्छा, यूं भी अपना गांव घर छूट चुका था, तो घर छूट या पचे भली 5 कोस जाओ और भली 5,000 कोस पर जाओ, तो वो उनको रखी पड़े। तो वो भाव था। और उसी दौरान जैसा मैंने कहा कि मेरी फिक्शन की जो पढ़ाई थी वो शुरू से अच्छी थी। फिर एमए के दौरान जिस तरह से मैं समाजवादी सोच के करीब आया, तो मैंने रशियन साहित्य बहुत पढ़ा। गोरकी पढ़ा, टोल्स्टॉय पढ़ा, दोस्तोयेव्स्की पढ़ा, चेखव पढ़ा, तमाम जो थे। इवन निकोलाई ऑस्ट्रोवस्की का जो हाउ द स्टील वो टेम्पर्ड, जो हिंदी में अग्नि दीक्षा करके एक उपन्यास छपा था, उसने बहुत प्रभावित किया। हावर्ड फास्ट का आदि विद्रोही है वो पढ़ा, उसने बहुत प्रभावित किया। बोरिस पोलेवोई का असली इंसान पढ़ा, उसने बहुत प्रभावित किया। और उसी दौरान में ये जो एग्जिस्टेंशलिज्म से जुड़े हुए लोग थे, सार्त्र थे या कामू थे, इनको भी पढ़ा। तो उस दौरान में मुझे कामू का सबसे पहले मैंने प्लेग पढ़ा। हालांकि पढ़ते पढ़ते हुए घबरा गया था, वो ऐसा उपन्यास है आपको मतलब डरा देता है। फिर जब बाद में जो ये छोटा वाला उपन्यास जो हिंदी में भी उस बाद में ट्रांसलेट हो गया था, मैंने अंग्रेजी में पढ़ा था द आउटसाइडर, फिर उसको और हिंदी में पढ़ लिया था। तो वो मुझे छोटा भी था और महत्वपूर्ण लगा, उसी पर उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। और जिस तरह से वो एक व्यक्ति की सत्ता को और मृत्यु के खिलाफ में निडर जिस तरह से बनाता है, ये भाव मुझे बहुत पसंद आया। और मैंने कहा ये छोटा सा इसको इसका ट्रांसलेट करता हूँ। यूं ही सत्यप्रकाश जी वैसे भी बहुत विदेशी साहित्य के बहुत अच्छे जानकार थे, उनसे हल्का सा पूछा, मैंने कहा मैं उसमें करना चाहता हूँ। हाँ हाँ कर, वो तो बहुत बढ़िया उपन्यास है, तू कर, मैं हरावड़ में छापूं दे धारावाहिक। तो यो करके मैंने शुरू किया और वो छपना शुरू हो गया। उस दौरान और भी चीजें की। और कथा और कविता ये तो साथ साथ चलती रही। मैंने कभी साहित्य में विधाओं का फर्क किया नहीं। हालांकि ये विषय, किस विषय पर आप लिख रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी कैसी है, वो तय करती है कि आप कौन से रूप को उसके लिए उपयुक्त मानते हैं। तो कविताएं लिखी और 74 में आया था मेरा अंधार पक। उससे पहले मेरी कविताएं अरावल में और दूसरी मरुवाणी में, उन सारी पत्रिका उस वक्त निकलती थी, उन सब में छपी थी। और लगभग 74 तक एक संग्रह पर कविताएं हो गई थी।
वो भी सत्यप्रकाश जोशी ने बहुत आग्रह किया, उन्होंने ही बल्कि एक तरह से कहिए कि उसका प्रकाशन का जिम्मा लिया। लाला अपना हरावल तो काटे ही जाए, तारी एक किताब और काट दे, तो यूं करके निकाल दी उन्होंने, पर अच्छी चीज निकल बिल्कुल गई वो। बिल्कुल। इसके इसके बाद में राजस्थानी के विधिवत रूप से प्रथम आलोचक होने का गौरव आपको प्राप्त है। दौर और दायरो नाम से एक आपकी पुस्तक आई, उससे पहले जी राजस्थानी में फुटकर कुछ लिखा गया, लेकिन किताब के रूप में इस प्रकार का व्यवस्थित काम आपका पहला काम माना जाता है। और जी साथ में ये भी कि इसके बाद कविता की बात करेंगे तो कविता संग्रह आपका बहुत बाद में आया। पहला कविता संग्रह अंधार पख और दूसरा है आगे अंधारों। तो एक अंधारों से विशेष लगाव, और राजस्थानी में दौर और दायरों के बाद में आपने खूब सारा लेखन किया है, आलोचनात्मक लेखन किया है। उस परंपरा में अब आगे कुछ किताबें नहीं आ पाती है। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये कविता के क्षेत्र में अंधारों जो शब्द है या अंधेरा का एक जो आपका प्रियता का भाव यहाँ प्रकट होता है, इसी प्रकार आलोचना के रूप में, जो आलोचक के रूप में, राजस्थानी के रूप में जिस ढंग से आप अनुवाद कर रहे थे, आप आलोचना लिख रहे थे, संपादन कर रहे थे, कविता लिख रहे थे, मंचों पर कविता बोल रहे थे, तो निश्चित रूप से एक राजस्थानी में बहुत बड़ा काम हो रहा था। और ये जो काम 1970-71 के बाद में जो बदलाव की बात हम करते हैं आज, तो क्या आपको काम करते समय उसमें लग रहा था कि ये बदलाव का दौर है, परिवर्तन का दौर है, या इस दौर को, बदलाव के दौर को बहुत बाद में पहचाना गया? मैं आपके आलोचक के रूप में इस बात को जानना चाहूँगा कि आप क्या उस दौर में काम करते हुए आपको उसी समय लग रहा था कि ये राजस्थानी साहित्य में बदलाव आ रहा है और ये पूरा का पूरा साहित्य आधुनिक बन रहा है, हमारी जो पुरानी परंपरा थी उस परंपरा का एक करवट ले रहा है, एक पूरा परिवर्तन जो भारतीय भाषाओं में दिख रहा है वो भले बाद में दिखे, भले धीमे दिखे, लेकिन एक दिखाई दे रहा था। तो ये बदलाव जो है वो बाद में पहचाना गया या उस समय आप महसूस कर रहे थे? आपके प्रश्न के उस दूसरे पक्ष पर तो मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं थोड़ी सी सूचना तो जानकारी आपकी ठीक कर दूं कि जब मैं हरावल में आया था, ये 72 के एंड की बात है, 72 में लगभग अक्टूबर नवंबर में मैं बम्बई गया और वहीं से उसका अंक निकाला, क्योंकि उससे पहले मैं जयद्वीप छोड़ चुका था और उनका स्टैंडिंग ऑफर था कि तेरे को जब भी जरूरत महसूस हो मुझे बता देना और बम्बई आ जाना। तो ये एक विश्वास था उनकी तरफ से, और तब तक ये धारावाहिक रूप से मेरा उपन्यास, ये जो अनुवाद था वो छप ही रहा था, तो एक तरह से उनसे लगातार संपर्क में मैं रहता था। तो उसी दौरान में मैं जो थोड़ा बहुत और राजस्थानी का काम, चूंकि मैंने विषय के रूप में राजस्थानी पढ़ा था एमए में, तो उसके पहले की परंपरा से तो मैं ठीक ठाक परिचित था। अच्छा, हमने जो उसके पैरेलल जो नया लेखन शुरू किया, कविताएं लिखी और उसके दौरान में कवि कहानियां भी लिखी। मेरी पहली कहानी, हालांकि वो उसका पाठ अब मेरे पास नहीं है, कोई अगर हालाड़ों के सारे अंक हों तो मेरी एक कहानी जीवत लोथ करके उसमें छपी थी, वो पहली कहानी थी। और ये सन 71 के आसपास की बात है, जब मैं एमए में पढ़ी रहा था, उसी दौरान लिखी थी वो। और भी कुछ कहानियां थी जो यहाँ एक दो हिंदी की पत्रिकाएं कोई निकालते थे, उन्होंने भी छापी थी। यहाँ तक कि हिंदी की पत्रिकाओं ने राजस्थानी की कविताएं भी छापी। नन चतुर्वेदी ने बद तो आंतरो मेरी जो कविता है वो उनका बिंदु एक पत्रिका निकालते थे, वो उसमें मूल टेक्स्ट में छापी। ऐसे ही जैसे प्रकाश जैन अजमेर से लहर निकालते थे, तो लहर में भी उन्होंने तेज सिंह की कविताओं को मूल रूप में छापा। यहाँ तक कि नामवर जी ने तेज सिंह की कविता जो कठे की नहीं, वो जो है माँ वाली कविता है, उसको उन्होंने मूल रूप में छापा और उसका अनुवाद भी छापा। तो ये एक अच्छा हुआ था। एक आधुनिक बोध जिस तरह की हम जरूरत महसूस करते थे राजस्थानी में, वो हमको पहले वाली लेखन परंपरा में कम दिखाई देता था। हम ये मानते थे कि इससे काम नहीं चलेगा। अगर आप भारतीय भाषाओं में जिस शैली में, जिस भाषा में, जिस सोच के साथ लिखा जा रहा है, अगर उसके पैरेलल हम नहीं आते हैं तो हम थोड़े पिछड़े हुए गिने जाएंगे। हमें इसे राजस्थानी को इसके बराबर लाना चाहिए। राजस्थानी की कविता पढ़ो या किसी भी भारतीय भाषा की कविता पढ़ो या विश्व की कविता पढ़ो, उसमें फर्क नहीं लगना चाहिए। लगना चाहिए कि हाँ, ये एक अंडरस्टैंडिंग के, समझ के एक धरातल पर काम करने वाले लोग हैं। क्योंकि
वेस्ट का बहुत सारा साहित्य पढ़ चुके थे, तो वो समझिए कई संवेदनशीलता धीरे धीरे अपने आप विकसित होती गई और वो हमारी लेखन में भी आई। प्रयत्न हमने कोई नहीं किया कि हम कोई बदलाव ला रहे हैं या हम किसी बड़े बदलाव के भागीदार हैं। अपने तय ये जरूर महसूस करते थे कि पीछे वाली परंपरा में उसी शैली में लिखने से हमारा काम नहीं चलेगा। तो इस कारण से इन सारी विधाओं में काम, और राजस्थानी में तो लेखक को दोनों जिम्मेदारियां लेनी होती है। उसे एक रचनाकार के रूप में भी काम करना होता है, उसके मूल्यांकन का, और ये सारा काम भी उसी को करना है। ये जो आपद धर्म है ये हम ही को निभाना है। तो उस लिहाज से बाद में हुआ क्या कि जब मैं जलते दीप पे था तो मैं एक पेज, उसमें बीच का पेज एडिट करता था संडे को। उसमें मैं लगातार जो प्रमुख लोग थे उनकी किताबों पर लगातार लिख रहा था। चंद्र सिंह जी की बादली पर लिखा, सत्यप्रकाश जोशी की राधा पर लिखा, नारायण सिंह भाटी की सांझ पर लिखा, और भी दूसरे जो जो, जो बड़े लेखक थे जो उनकी किताबों पर, और राजस्थानी में, यानी ये आलोचनात्मक गद्य था, भले बढ़िया थी लेकिन एक एक अभ्यास, अच्छा आलोचनात्मक का अभ्यास बन गया। हिंदी में भी लिखते थे तो उसी शैली में, उसी क्रम में राजस्थानी में भी लिखने लगे। बाद में जब मैंने 72 के बाद हरावल की जिम्मेदारी सौंपी, और हरावल को मैं वहां से बंबई से ट्रांसफर करा के अपने साथ जोधपुर ले आया, क्योंकि मेरी पीएचडी का काम जोधपुर में चल रहा था नामवर जी के साथ में। तो मैंने कहा मैं बंबई नहीं रहूंगा, मैं वापस तो जोधपुर ही जाऊंगा अगर आपको। तो उन्होंने कहा यार दिक्कत हो जाएगी, फिर इसका सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह तो महाराष्ट्र से है। तो मैंने कहा मैं पूरी छाप करके और सारी प्रतियां गांठ बांध करके आपको ट्रांसपोर्ट से भिजवा दूंगा, या वहां से आप अपने सारे जो आपके सब्सक्राइबर है उनको भेजते रहना। यही किया उन्होंने। और उस दौरान में जो मैंने हरावल में काम किया आलोचनात्मक, वो सारा उस तरह से किताब का टेक्स्ट बनता गया। इस बीच में एक काम और हुआ जो बड़ा काम था, वो तेज सिंह ने परंपरा का हेमानी अंक ले लिया। अब उस हेमानी अंक में बहुत सारा जो गद्य का काम था, तो मैंने कहा ना तेज सिंह का काम, मेरे काम में कोई बहुत ज्यादा बंटवारा नहीं होता था। हम आपस में एक दूसरे का बहुत सा काम संभाल लेते थे। वो मेरे बहुत ही आत्मीय मित्र है, मुझ पे गुस्सा भी करते हैं लेकिन मेरे बगैर काम भी नहीं चलता था उनका। तो उन्होंने बहुत सारे, जैसे चंद्र सिंह जी से कहा यार हमारा वो इंटरव्यू लेना, तो मैं जब जयपुर आया और तब वो बनी पार्क में रहते थे, उनसे चलते फिरते इंटरव्यू लिया मैंने। मतलब अपने घर से चले और पोलो विक्टी तक आए। उस दौरान में तब इतनी कोई व्हीकल नहीं थी, तो उसका शीर्षक ही रखा चंद्र सिंह जी के साथ फिरता गिरता। ऐसे ही मैंने सत्यप्रकाश जोशी का वहाँ की लोकल ट्रेन में बैठे हुए भी लिया, कुछ ऑफिस में लिया, कुछ बाकी बात पर चालता कर लिया वहाँ। तो यूं करके किया। और स्मृति अच्छी थी इसलिए जो जो किया बीच बीच में नोट ले लिए, तो उनका किया, फिर नारायण सिंह भाटी का किया। ऐसे करके वो वोट पक्ष, एक जो साख वाला जो पक्ष है उसके किताबें दौरों दायरों में, वो ऐसे तैयार हुआ। और बाकी जो आलोचनात्मक वाला था वो लिख करवा दिया, ऐसे तैयार। तो मैंने कहा ना बदलाव तो मतलब स्वतः आता गया। जी, इस बीच अब दो सवाल है आपके बीच में कि ओम नागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत प्रख्यात लेखक हैं। ये कह रहे हैं कि अंधार पक्ष जो है उसमें और आगे अंधारो, इन दोनों में ये जो अंधारो शब्द है, अंधेरा है, वो क्या आपकी मुक्ति बोध की प्रियता के कारण से तो नहीं आया? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल आलोचक के रूप में आपसे ये है कि उस समय हमारे कन्हैयालाल सेठिया का बहुत बड़ा नाम था, और आपने राजस्थानी आलोचना में पहली बार उनकी कविताओं को आदर्श की सीमाओं में कैद, इस प्रकार की बात कही थी। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात थी। एक युवा आलोचक के रूप में आप एक वरिष्ठ कवि के ऊपर जो बात कह रहे हैं वो किस ढंग से ली गई? और अब हम पाते हैं कि बहुत सारे आलोचक ऐसी बातें कहने से, अप्रियता के भय से कुछ बचते भी हैं, कहते भी नहीं है, कुछ संबंध खराब हो जाते हैं, नाराज होते हैं। आप सही बात कहते हैं तो भी उसको अलग अर्थ में लिया जाता है। तो आपने आरंभ में दौर और दायरों में इस प्रकार की बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और सेठिया जी की कविता पर कहा। इवन आपने विजयदान देथा जी के बारे में बहुत कुछ सच्चाइयाँ प्रकट की।
तो दो सवाल, एक तो ओम नागर जी का सवाल है, एक दूसरा ये आलोचना के रूप में आप जो सेठिया जी के ऊपर इस प्रकार का महसूस कर रहे थे, उसका कहने का क्या कारण था, क्या प्रभाव पड़ा? एक तो ये कि राजस्थान का जो निवासी है, आप सब भी राजस्थान के निवासी इस सच्चाई को ज्यादा बेहतर ढंग से जानते हैं। और जिस पीरियड में हमने लिखना शुरू किया और जिस पीरियड में हम जवान हुए, तो वो काफी कठिनाई का पीरियड था। यानी न्यूनतम सुविधाएं भी हमारे क्षेत्र में, खासतौर से रेगिस्तान के गांवों में नहीं थी। आवागमन के साधन नहीं थे, बिजली नहीं थी, पानी जो बिल्कुल बेसिक नीड है आपकी, वो तक आपके पास में, आपके गांव में जहां आप रहते हैं वहां उपलब्ध नहीं होता था। तो आपको पखालों पर, घड़ों में, जानवरों के ऊपर ढांचे पर घड़े रख करके उस तरह से लाना पड़ता था दूर दूर से। कुएं भी बहुत गिनती के होते थे। एक जैसे मेरे गांव में, वहां से 1.5 पौने 2 कोस दूर कुआं था, वहां से लोग लाते थे। जो पास में पानी था वो खारा पानी था, क्योंकि जिप्सम का एरिया था। जिप्सम से जब पानी छन के अंदर, जमीन के अंदर जाता था, तो खारा हो जाता था, वो पीने लायक नहीं होता था। हर एक घर में 2 तरह के घड़े रखे जाते थे, खारे पानी का और मीठे पानी का। मीठे पानी का पीने के लिए, खारे पानी वाला कपड़े धोने और नहाने धोने और जानवरों को पिलाने। उसमें इतना खारा भी नहीं था, लेकिन वो सीधे सीधे आप पी नहीं सकते थे। तो ये जो सारी परिस्थितियां थी, ये मुझे एक अंधेरे के रूप में, ये हमारा कृष्ण पक्ष था, ये हमारा अंधेर पक्ष था। मतलब विकास हुआ होगा जहाँ हुआ होगा, हम तो उस कठिनाई वाले जीवन में ही जी रहे थे। और इस दौर से हमें धीरे 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 उजाले की तरफ आना था, या हमें हमें बढ़ना था। तो वो पूरे पीरियड को मैंने उस लोकेल के लिए एक अंधार पक्ष के रूप में समझा, उसे उस प्रतीक के रूप में लिया। मेरी जो सारी कविताएं हैं, वो उनमें बहुत सारी इस तरह की है। अंधार पक्ष कविता, इसी शीर्षक की एक लंबी कविता है। फिर और एक लंबी कविता है सुनसान गाथा, वो उसको आप पढ़िए, वो भी लगभग उसी तरह के हालात को बयान करती है। तो ये जो परिस्थितियां थी वहां की, उनको मैंने उस रूप में देखा। और बाद में जब हिंदी में और कविताएं लिखते हुए, और मुझे लगा कि ये अंधेरा तो एक तरह से पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी दिखाई देता है। मतलब जो लोकतंत्र हमारे कर्णधारों ने सोचा था कि हम ऐसा भारत बनाएंगे, वो कभी भी ठीक से बना नहीं था। आर्थिक जिस तरह की आजादी मिलनी चाहिए, जिस तरह से युवाओं के सामने विकल्प खुले होने चाहिए, जिस तरह से स्त्रियों को एक बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए था, जिस तरह से तमाम जो पिछड़ी जातियों के और तमाम जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनको एक सामान्य नागरिक के रूप में उस तरह के सारे अवसर सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, ये सारी चीजें बाकी थी। स्ट्रगल कर रहे थे लोग। बहुत सारे रेडियो दूरदर्शन में आया, तो मैं उन एरियाज में गया, राजस्थान में भी, जैसे ये आदिवासी क्षेत्र है, इनमें जाकर के मैंने कवरेज की, तो मुझे पता लगा कि हम यूं शहरी चमक दमक में भरमाए रहते हैं। अगर असली जिंदगी का सच्चाई देखनी हो, तो यहाँ आकर के देखिए किस तरह से गोरिया भीमाणा और सहरियाज और ये जो सारे दक्षिण के पाली के और सिरोही के और इन एरियाज में जो जिस तरह से लोग रहते थे, तो उससे मैं अंदर तक प्रभावित हुआ कि ये तो वाकई सच्चाई बहुत कठिन है। और ये परिदृश्य पूरा राष्ट्रव्यापी अगर इस तरह का है। बाद में जब मथुरा में और जगह मेरी पोस्टिंग हुई, तो मैं उत्तर प्रदेश के भी बहुत इंटीरियर तक गया। एक तो मैं आपको नीरज बताऊं कि मैंने कभी रेडियो में रहते हुए कमरे में बैठ करके प्रोग्राम ऑफिसरी नहीं की। मैं यूनिट लेके निकल जाता था, और कोशिश रहती थी कि इंटीरियर में जाके जितनी कवरेज कर सके, जितनी लोगों को के सच्चाई को सामने ला सके। कोई ये नहीं कोई सरकार की आलोचना करनी है, लेकिन उनकी वास्तविक जो दशा है उसके बारे में बताने में कोई कोई बुराई नहीं थी। और एक तरह से लोगों को ही जागृत करने की कोशिश करते थे कि देखिए, कोई दूसरा आपका हालात सुधारने नहीं आएगा, आपके हालात आपको खुद को सुधारने। अपने जो लोग हैं, अच्छे प्रतिनिधि चुनिए, अच्छे लोगों को उत्साहित कीजिए, उन पे वॉच रखिए, तभी आप बेहतर लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं। इस तरह के भाव से हमने कवरेज की, और धीरे 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 विकसित हुआ। तो ये जो अंधार पक्ष या जो जो बाद में आगे आगे अंधारो है, उसके पीछे मूल भाव तो यही है। ये भी हो सकता है कि जो मुक्तिबोध को पढ़ते हुए उनका जो अंधेरा है, क्योंकि मुक्तिबोध का भी अंधेरा उनकी कविताओं में बहुत सघन है, गहरा है।
उसका क्योंकि प्रभाव रहा होगा, हिंदी, मैं उससे इनकार नहीं करता। आपकी आपकी हिंदी के किताब का जो नाम है वो भी है झील पर हावी रात। हाँ हाँ, वो भी एक तरह से उसी को संकेत वो भी करता है। एक तरह से संकेत वही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यानी झील मतलब पूरी जिंदगी, इसके ऊपर रात हावी है। ये मुझे तब तब भी लिखता था। इवन ये जब मेरी अभी आखिरी ये आई जो आदिम बस्तियों के बीच, उसमें भी यही किसी ने पूछा क्या आदिवासियों के बारे में है क्या? मैंने कहा नहीं, ये आदिवासियों के बारे में नहीं है। आदिम से मतलब जो हम असली जिंदगी है वो उन गांवों में, उन कस्बों में, उन तो इसलिए मुझे किसान या तो जो जो वहाँ का देहात का जो वो आदमी है, उसके भोलेपन पर, उसकी कार्य क्षमता पर, उसकी कठिनाइयों में हमेशा दिलचस्पी रही है। और उनके बारे में बात करूं, उनके बारे में कहानियां लिखूं, उनके बारे में अपनी कविताओं में बात करूं, ये कोशिश रहती थी। या ऐसा जो और लोग काम करते थे वो लोग मुझे पसंद आते थे कि इसीलिए हरीश बादानी पसंद आते थे कि देखो ये धीरे तक जाते हैं और वहां अंदर के तकलीफ को लेकर के आते हैं। और लोगों को भी पढ़ते थे, औरों को भी पसंद ही करते थे। लेकिन जो बहुत ज्यादा मतलब हक को ज्यादा करे काम कम करे तो वह कम पसंद आता। बिल्कुल बिल्कुल। इस निराशा के बीच, अंधकार के बीच में कुछ सपने भी है। आपके एक संग्रह का नाम हरि दुख का सपना भी है। तो ये जो अंधकार है, निराशा है, इसके बीच में कुछ सपने भी है और कुछ आशावाद भी झलकता है। मैं चाहूंगा कि आप दूसरे सवाल पे बात करें कि आलोचक के रूप में आपने सेठिया जी के रचनाकार के रूप में इस प्रकार की जी आपत्ति दर्ज की, उसके बारे में देखिए, बताइए। जब हम साहित्य पढ़ते हैं और किसी समय के महत्वपूर्ण लेखकों पर विचार करते हैं, तो पहली मुक्तिबोध भी यही कहते थे कि पहले रचनाकार को उसके धरातल से समझो, वो क्या कहना चाहता है उसको ठीक से समझो, और उस कहने में वो किन किन से प्रभावित है या उसकी क्या सीमाएं हैं उनको भी रेखांकित करो। मानो कन्हैयालाल सेठिया को पढ़ते हुए नो डाउट कि उनका जो अच्छा पक्ष है, उनका जो उजला पक्ष है, चाहे उन्होंने किसानों के बारे में कविताएं लिखी, पूर्ण जमीन रो धनी, या जिस तरह के मतलब अड़वो खेत रुखाड़े, बाकी बाकी सब तो बैठे रहते हैं। तो ये सारे जो उनकी कविताएं थी, उनके बारे में मीजर की कविताएं मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन बाद में जो कुंकू में या बाद में जो और संग्रह आए, उनमें धीरे धीरे वो एकदम एक सूत्रवादी उस तरह की जो चिंतन पर इतनी ज्यादा उनका झुकाव बढ़ गया कि उनसे यथार्थ छूट गया। हालांकि अंधेरे पर उनका उनका भी एक संग्रह आया था, काल पर उन्होंने अकाल पर लिखा। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई केवल उनकी सीमाएं नहीं है, बल्कि जिस वक्त मैंने लिखा तब तक तो बहुत सी चीजें आई भी नहीं थी। बाद में और उनकी अघोरी काल जैसे करके उनकी किताब बाद में आई थी, या बाद में उनकी और दूसरी कविताएं आई थी जो मुझे पसंद भी है। लेकिन उस वक्त तक जो कविताएं थी, मैंने जैसे बाद मैंने कहा ना कि जैसे मैं वहाँ काम वो किताबों पर लिखता था, तो मैंने उसमें मीजर पर भी लिखा था उस जलते दीप वाले पीरियड में। तो उस वक्त भी ये मैंने महसूस किया कि उसमें ज्यादातर उन कविताओं की तारीफ ही है। लेकिन बाद की कविताओं को लेकर के मुझे लगा कि सेठिया जी अब की यथार्थ पर पकड़ जो है वो कमजोर पड़ रही है और आइडियलिज्म की तरफ चले गए हैं। गांधी के प्रति उनके मन में गहरा आदर भाव था, होना भी चाहिए, लेकिन गांधी की अपनी जो आइडियलिज्म की सीमाएं थी, तो जो जिस तरह का हिंद स्वराज वो कल्पना करते थे, वो कभी कांग्रेस ने भी उसको अंगीकार नहीं किया, तो आपकी और तो किससे क्या उम्मीद करें। लेकिन गांधी का जो लोक में विश्वास है, लोक में गहरी आस्था थी, लोक को अपने साथ देने की उनकी जो क्षमता थी वो अद्भुत थी। इसलिए मेरे मन में गांधी के प्रति बहुत गहरी इज्जत भी है। लेकिन उनकी सीमाओं को भी पर भी बात करते हुए मुझे कोई संकोच नहीं होता। यही बात मैं विजयदान देथा के बारे में भी कहता हूँ, बहुत अच्छा काम किया है। उस लोक साहित्य को, उस लोक संपदा को सहेजने का व्यवस्थित ढंग से जो काम उन्होंने किया, किसी ने उतनी व्यवस्थित ढंग से नहीं किया। लेकिन उस लोक को लेकर के आप ये दावे करने लगे यही मेरा मौलिक लेखन है, ये मुझे बात कम जचती है। और मैं ये मानता हूँ कि आप खामखा मौलिकता का उस लोक से प्रतिस्पर्धा कराते हैं। वो आपका मौलिक लेखन अपनी जगह है और उस काम का अपना महत्व है, और वो कोई छोटा काम नहीं है, वो कोई उससे कम महत्वपूर्ण काम नहीं, उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप अपनी जो कहानियां अलेखू हिटलर में आपकी अपनी कहानियां, बिल्कुल बहुत अच्छी बात, ऐसी कहानियां लिखिए। ऐसी बहुत सी कहानियां उनकी बाद में अलेखू हिटलर के बाद भी, जैसे दूरी करीब उनकी जो लंबी कहानी है,
वो हंजा माऊ एक चरित्र लेकर के उन्होंने, वो पहल में छपी थी पहली बार। ऐसे ही जो रवि बाबू की जो मृणाल पर जो एक पत्र था, उस पर उनकी एक लंबी कहानी इस पत्रिका में छपी थी। तो हिंदी में वो बराबर लिख रहे थे, और उन्होंने जो कुछ फोक लोक कथाओं को अपने ढंग से थोड़े उसके मोटिव्स बदल करके लिखा, वो भी एक अच्छा प्रयास है। लेकिन तब भी अब मैं ये कहूंगा कि मूल कथा के रूप में आप उसका ये दावा नहीं कर सकते कि आप ही उसके लेखक हैं। ना आप दुविधा के लेखक हैं, ना आप जो खापटियो चोर है उसके लेखक है, क्योंकि न चौबोली के लेखक है। चौबोली, खापटियो चोर, दुविधा, ये तमाम कहानियां और लोग भी लिख चुके हैं। दक्षिण करे चूडावत भी लिख चुकी है, गोविंद अग्रवाल भी लिख चुके हैं। आप क्या दावा करेंगे कौन लेखक है? चौबोली का मूल लेखक कौन है? चौबोली तो उस तरह की कथा है। तो ठीक है, आपने अपने ढंग से लिखा। कई लोग कहते हैं लो साहब यूं तो फिर तुलसीदास जी भी जो रामचरितमानस लिखा वो भी मौलिक नहीं है। तुलसीदास के रामचरितमानस में और वाल्मीकि की रामायण में बहुत रात दिन का फर्क है। बहुत चरित्र वो है, लेकिन वो पूरी तरह से भिन्न है। कथा को जरूर आप मूल उस ढांचे को उसमें देख सकते हैं, लेकिन बहुत अंतर है उनमें। और फिर जिस लोक से जुड़ करके उन्होंने जिस तरह का सारा उनका जो अपने समय का जो अनुभव उसमें व्यक्त हुआ है मानवीय रिश्तों को लेकर के, क्योंकि वो राम के और उसके परिवार के नहीं, वो समय के पूरे दौर के लोगों के पारिवारिक रिश्ते भी उसमें व्यक्त होते हैं। और आज भी जब रामानंद सागर ने अगर रामायण बनाई तो खाली वो तुलसीदास के रामायण पर निर्भर नहीं हुए, उन्होंने बहुत सारे रामायणों को आधार बना करके और उसे एक मॉडर्न टच दे करके आधुनिक ढंग से लिखा। यही महाभारत के साथ भी हुआ। और कोई भी आख्यान पौराणिक कृति अगर आज कोई उसको प्रस्तुत करता है तो उसे आज के समय के साथ जोड़ करके देखना पड़ेगा, तभी वो प्रासंगिक हो सके, तभी लोगों को अपील करेगी। तो ये काम कर और इसमें कोई किसी को ऊपर चढ़ाने या गिराने की बात नहीं है। एक निष्पक्ष होकर के, और हाँ, सम्मान जरूर करिए। जैसे विजयदान जी की देथा के कथाओं पर लिखते हुए मैंने बहुत ही रेस्पेक्टफुली लिखा, उनके महत्व को स्वीकार करते हुए कि ये तो उनका महत्व है और ये उनकी सीमा है। वो फालतू प्रायोजित इस व्यावसायिकता के चक्कर में पड़ करके और अपने काम के महत्व को कमजोर कर रहे हैं, ये उनको नहीं करना चाहिए। यही भाव मेरा सेठिया जी के बारे में भी था, उनके प्रति बहुत आदर। सेठिया जी ने खुद ने बहुत पसंद की, नंदू ठीक लिखियो तू। ये उनका आपको बड़प्पन है। सेठिया जी ने प्रतिक्रिया आपको ये दी, उनकी एक कविता में वो लिखते हैं कि कविता नई पुरानी नहीं है, ये आत्मा की औषधि है, इस प्रकार की बात कहते हैं। इसी प्रकार हमारे जो विजयदान देथा जी के प्रशंसक हैं वो ये भी जताते हैं, कहते हैं कि विजयदान देथा राजस्थानी में लिखने से पहले हिंदी के बहुत बड़े कथाकार थे और उन्होंने 300 कहानियां हिंदी में लिखी। तो जाहिर है उसके साक्ष्य नहीं है। और मैं इस विषय में जो कहते हैं उनसे ये कहा करता हूँ कि वो साक्ष्य रखें। अगर किसी लेखक ने 300 कहानियां हिंदी में लिखी, फिर उनको नष्ट क्यों कर दिया गया, वो कहाँ है, कोई पत्रिका में छपी या उसका कोई दस्तावेज होगा। इस प्रकार की बहुत सारी बातें रहती है साहित्य में। आलोचना का काम होता है कि इन सत्य और असत्य के बीच में वो प्रकाश डाले, वो सत्य को भी प्रकाशित करे रचना के, और जो रचना और उस धुंधल के को भी प्रकाशित करे। तो आपने ऐसा काम किया और विशेष रूप से राजस्थानी में किया, और आप एक हिंदी के समर्थ लेखक के रूप में जाने जाते हैं। हमारे कुछ राजस्थानी मित्रों का मानना है कि हम राजस्थानी के लेखक हैं और हमको केवल राजस्थानी में बात करनी चाहिए, हमको हिंदी नहीं बोलनी चाहिए, हिंदी में बात नहीं करनी चाहिए। अभी एक कैप्शन भी आया, मायड़ भाषा बोलता जिड़ने आवे लाज। तो कोई लज्जा की बात नहीं है, राजस्थानी की बात हिंदी में करना, राजस्थानी को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर ले जाना है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक हिंदी के आलोचक और लेखक के रूप में जो समकालीन राजस्थानी साहित्य है और जो भारतीय साहित्य है, हिंदी साहित्य है, उसमें राजस्थानी साहित्य में क्या कुछ होने की गुंजाइश को समझते हैं, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ न्यूनताएं हैं, इस पर प्रकाश डालें। देखिए, आज की राजस्थानी में जो लिखा जा रहा है वो किसी भी भारतीय भाषा या किसी भी विश्व की भाषा के लेखन के साथ रख करके आप बात कर सकते हैं। जो समझ एक सार्वजनीन विकसित हुई है, उस भूमंडलीकरण के दौर में तो अब कुछ भी किसी से अनजान नहीं रह गया है। तो
उस स्तर पर आप कोई बहुत ज्यादा मुझे नई बात जोड़ने की जरूरत नहीं लगती। जो लोग भाषा को लेकर के इस तरह का सोच रखते हैं कि अपनी भाषा पर बात करनी है तो सिर्फ अपनी भाषा में ही बात करो, तो उससे तो मैं सहमत नहीं हूँ और शुरू से ही नहीं हूँ। जब राजस्थान में लिखना शुरू किया था और हिंदी में अपनी पढ़ाई भी हुई थी, लेकिन राजस्थानी की बात जो हमसे पहले के भी लोग थे, मोतीलाल मीनारिया जी थे या और लोगों ने जिसने लिखा, उन्होंने हिंदी में ही राजस्थानी के बारे में बहुत सारी उनकी किताबें छप चुकी थी। यहाँ तक कि जो राजस्थानी के जो बड़े लेखक थे, चाहे चाहे नारायण सिंह भाटी हों या सीताराम जी लालस वगैरह जिस तरह से कोश पे काम किया, या बाद के जो रचनाकार हैं, तो उन्होंने हिंदी राजस्थानी का टेक्स्ट भी रखा, उसके साथ साथ उसका अनुवाद भी प्रस्तुत किया। वो समझते थे कि भाई ये जो पाठक वर्ग है उसको सुविधा मिलनी चाहिए, वो अपनी भाषा को भी समझे, अपने कल्चर को भी समझे, लेकिन एक जो राष्ट्रीय भाषा है उसको उसमें समझे और दूसरे लोग भी उसको जान सके, तो ये एक बड़ा पाठक वर्ग तक बात पहुंचती है। इसलिए कोई उसमें, वैसे भी हमारी जो पूर्व परंपरा थी साहित्य की, उसमें ये तमाम लोग साथ ही थे। मतलब मध्यकाल में मीरा थी तो मीरा सारे साहित्य के साथ थी। वो यहाँ तक कि उससे पहले चंद बरदाई वगैरह ने पृथ्वीराज रासो लिखा, या उस पीरियड की जो रचनाएं थी जब गुजराती और राजस्थानी की बिल्कुल कॉमन एक साथ समानांतर परंपरा थी, उस सब की भी बाद में जो व्याख्याएं हैं वो सब हिंदी में उपलब्ध हैं और की गई। हमारे पढ़ाने वाले जो शिक्षक थे वो भी हिंदी में ही हमको पढ़ाते राजस्थानी के बारे में थे। और हमारी कोशिश ये थी कि हम राजस्थानी में ही लिखे। जैसे मैंने कहा ना कि मैं थीसिस भी करना चाहता था तो राजस्थानी को मीडियम के रूप में रखना चाहता था, और बाद में भी जब राजस्थानी के लेखकों पर लिखा तो उसको मूल भाषा में दौर दायरो लिखा, या और भी काम मैंने किया। आपने बीच में एक बार पूछा था कि उसके बाद में नहीं आई, हालांकि बाद में भी मैंने काम किया तो पत्रिकाओं के माध्यम से आता रहा, लेकिन प्रकाशन की राजस्थानी की अपनी कमजोरियां कठिनाइयां हैं। आज भी अगर कोई अच्छा प्रकाशक हो तो मैं 2 किताबें 200 पेज की आज की तारीख में मुझसे ले सकते हो आप, इतना राजस्थानी का टेक्स्ट मेरे पास में लिखा हुआ उपलब्ध है। लेकिन आएगी आलोचना के क्षेत्र में मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा, आलोचना के क्षेत्र में आपकी बहुत बड़ी किताब आई है, साहित्य आलोचनारी आधार भूम, जिसमें आपने समग्रता में राजस्थानी साहित्य में अनुवाद करके कुछ विश्व के लेखकों को, भारतीय लेखकों को राजस्थानी में प्रस्तुत किया है, ताकि राजस्थानी आलोचना का एक दायरा व्यापक हो सके। तो ये दायरा बहुत बड़ा काम है जो जी 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 इसमें आपका अध्ययन, चिंतन, मनन, चयन बहुत कुछ बोलता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है जी। एक काम मैंने इसलिए किया नीरज की आलोचना के क्षेत्र में, मैंने ये महसूस किया कि चाहे हिंदी की भी आलोचना है तो वो संस्कृत से विकसित होती है, या जैसे वेस्ट की आलोचना है तो वो यूनानी आलोचना से, रोमन से, उससे विकसित होती है। और संस्कृत और जो यूनान की जो आलोचना पद्धति थी उनमें बहुत सारी चीजें एक दूसरे को सपोर्ट भी करती है। इसलिए मैंने उस पूरी परंपरा को एक वैश्विक आलोचना की जो अप्रोच विकसित होती है उसमें समझने की कोशिश की, और इसलिए इन तमाम लोगों को साथ रख करके बात की। कोशिश मेरी ये थी कि इसमें अगर क्रिएटिव राइटर्स वाला पक्ष ज्यादा रहे तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो कोई व्यावहारिक आलोचना नहीं करते, वो आलोचना के जो मानदंड है उन पर बात करते। इसलिए ये सैद्धांतिक आलोचना है, यानी अनुभूति क्या है, अभिव्यक्ति क्या है, कविता क्या है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो लेख है, कविता क्या है, ये है, या और दूसरों ने जैसे पोइट्री को डिफाइन किया, जैसे क्रिस्टोफर कॉर्डवेल ने जिस तरह से पोइट्री को डिफाइन किया, रॉल्फ फॉक्स ने जिस तरह से फिक्शन को डिफाइन किया, ये सारी चीजें मुझे लगता था कि इस सारे विश्लेषण को सामने रखना जरूरी है, और इसके माध्यम से हम राजस्थानी का एक आलोचनात्मक शब्दावली भी विकसित कर सकेंगे, क्योंकि इन सब ने उन टर्म्स को कॉइन किया है, उनको गढ़ा है। तो ये कोशिश मेरी थी, और मेरे लिए भी एक चुनौती का काम था, लेकिन जब करने लगा तो मुझे बहुत सहजता से करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, और मुझे लगा कि ये तो जरूरी था। नंदकिशोर आचार्य का भी इस पर बहुत ज्यादा बल था
के नंदी थे कर सको धन करो चाहिए, राजस्थानी आलोचना करो तो पहले वो बेस काम करो। तो वो मैंने किया, बीच बीच में उनसे सलाह भी ली, मैंने कहा बताओ, उनके भी लेख लिए। लेकिन बावजूद इसके कि मैं एक समाजवादी सोच का, यथार्थवादी सोच का आदमी हूँ, मैंने कोई लिमिट नहीं रखी। मैंने सभी तरह के मुझसे भिन्न सोच रखने वाले लोगों का भी, टी.एस. इलियट है तो हमसे बिल्कुल अलग तरह की सोच रखते हैं, लेकिन टी.एस. इलियट को ले वगैरह पर आलोचना की बात पूरी नहीं होती, इसलिए उनको लिया। ऐसे ही जैसे अगर आप दलित चेतना के बारे में इतना काम हो रहा है तो मैं उसे कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। मैंने कमल भारती का जो जो दलित साहित्य है उसके बारे में उनके जो मानदंड वाले लेख है उसको शामिल किया, और भी इस तरह के सारे जो स्त्री के बारे में जितना चिंतन हुआ है उसको भी शामिल किया। कोशिश थी, संपूर्ण तो कोई नहीं कह सकता कि मैंने काम पूर्ण कर दिया, इतनी कितनी और भी तैयार हो सकती है किताब, लेकिन ये मुझे जरूरी लगा। और ये बेस काम करने के बाद में और जो काम किया वो आ जाएगा, वो भी कोई कठिनाई नहीं है। बीच में अपनी परिस्थितियों के कारण थोड़ा सा रुक गया, कुछ पक्ष भी एक्चुअली पूरे करने थे मुझे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रुका हुआ था। वो मैं पूरा कर लूँ तो वो किताबें भी आएंगी। और आलोचना में वाकई काम करने की जरूरत है। सारे मैं तो जो भी राजस्थानी में, हिंदी में, राजस्थानी में लिखता है उसको कहता हूँ कि भाई उसके लिए भी अपने को तैयार रखो। मेरी दोनों दायरों की भूमिका में भी ये बात कही कि हमको दोहरी जिम्मेदारी निभानी है, हमको दोनों पक्ष पर काम करना है। हमारे बारे में कोई बात करने वाला बाहर से नहीं आए, इसलिए हम वो काम करते हैं। आपने कवि के रूप में काम किया, आपने कवि के रूप में काम किया, कथाकार के रूप में, आलोचक के रूप में, अनुवादक के रूप में, संपादक के रूप में, और मीडिया पर भी बहुत विपुल लेखन किया, बाजार के बारे में लिखा। तो मेरा ये सवाल है कि ये अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय में जो आपने काम किया, और अब आप उम्र के इस मुकाम पर आप खुद को सबसे ज्यादा प्रिय क्या पाते हैं, क्या कहलाना चाहते हैं? आपको किस विधा में सबसे ज्यादा लगता है कि आपने इस विधा में बहुत जो काम किया उसमें आपको संतुष्टि मिली है? देखिए, मैं बहुत वर्गीकरण तो नहीं करता, ये भी नहीं कहता कि इसमें कौन सा ज्यादा प्रिय है। मुझे तो जिस वक्त जो काम करता हूँ वो प्रिय ही होता है। मैं पोइट्री पर काम करता हूँ तो कविता भी मुझे प्रिय है, और फिक्शन पे काम करता हूँ वो भी उतना ही प्रिय है। जिस वक्त जो हाँ, तुलना में ये काम, ये औरों का काम है, मेरा काम नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि प्राथमिकताएं जरूर अपने को निर्धारित करनी पड़ती है, किस वक्त कौन सा काम करना जरूरी है। जैसे मैंने कहा ना कि जब आलोचना का और किताब पर सोचा तो मुझे कहा नहीं, पहले बेस काम करना चाहिए। ये जो साहित्य आलोचना आधारभूमि वाली किताब तैयार हुई है, इसी सोच के साथ तैयार हुई कि पहले आधार वाला काम कर लेते हैं, पूरा कर, फिर उसके बाद में आगे काम करते हैं। या जैसे मान लो पोइट्री पर दौर दायरों में ज्यादा बात की, तो बाद की एक किताब जो मेरी आएगी उसमें फिक्शन पर मैंने ज्यादा काम किया, क्योंकि वो पक्ष छूट रहा था। मुझे तो खुशी है कि इसमें तुमने ज्यादा मुझसे अच्छा काम किया है। ये जो चाहे हासिल पाई वाली किताब आई हो या उपन्यासों पर भी आई हो, तुमने किया, कुंदन माली ने किया, और लोग भी किया, ये सब लोग करते हैं। मतलब चंद्रकांत देवल कर सकते हैं, मालचंद कर सकते हैं, इनकी एक सब क्षमता वाले लोग हैं, इनमें है। अरे मेरा तो वो प्रिय मित्र तेज सिंह थोड़ा सा उसका मन क्यों उचाट हो गया, बाकी उसमें बहुत जबरदस्त क्षमता थी, वो और काम कर सकता था। इसी तरह से और भी, चाहे हमारे जो राजस्थानी के बड़े लेखक थे, चाहे सत्यप्रकाश जोशी हों या नारायण सिंह जी भाटी हों या किशोर कल्पना कांत जी हों, ये तमाम, और बीकानेर के तो सारे ही लोग थे, ये सारे लोग लेखक भी थे और साथ साथ राजस्थानी के बहुत बड़े पैरोकार भी थे, खूब काम करते थे। सावरदैया थे, उन्होंने लगातार काम किया, अपना लेखन भी किया और भी बहुत सारे काम किए। ये जो उकरास आई जब उनका संपादन किया हो, तो बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने उसकी भूमिका में कितना विस्तार से जाकर के उसका राजधानी की कथा पर बात की। हमारे श्री रामकृष्ण श्रीमाली थे, वो भी लगातार इसमें लगे हुए थे। तो ये सारे लेखन कर्म जो है कोई व्यक्ति विशेष का या एक समय के 2-4 लोगों का काम नहीं है, और मैं उनके बीच में ये बड़ा छोटे का भेद भी नहीं करता। अपने समय को व्यक्त करने के लिए सारे लोग चाहिए, सब लोग अपना महत्वपूर्ण काम करते हैं। जिस नजरिए से मैं दुनिया देखता हूँ, जीवन देखता हूँ, वो सिर्फ मेरा ही नजरिया है, दूसरे का दूसरा नजरिया है, और उनके बीच में कोई तुलना नहीं है।
ये रेस जी, कोर्स के घोड़े नहीं है कि इनको इनमें से कौन सबसे ज्यादा आगे जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। मित्रों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको कि आदरणीय नंद भारद्वाज जो है बहुत विधाओं में लिखने वाले लेखक है, और बहुत इनके अंदर ऊर्जा है। अलग अलग समय में अलग अलग काम किया है, बहुत सारी योजनाएं इनकी रही है। एक ऐसी योजना अंधारपख, और उसके बाद जब आप काम काम कर रहे थे तो उपन्यास के विषय में रही। आप ये चाहते थे कि उपन्यास मैं लिखूं, और जब समय मिला आपको तो आपने उपन्यास लिखा, सामी खुल तो मारक। राजस्थानी में उस उपन्यास को केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार मिला, और उसके बाद उस उपन्यास का अनुवाद और पुनर्लेखन आपने किया आगे खुलता रास्ता नाम से। तो मेरा ये सवाल है कि बहुत सारे सवाल है, उसमें ये है कि बहुत सारे काम आपके दिल में, दिमाग में, मन में रहते हैं। जैसे मुक्तिबोध का काम रह गया, वो आएगा। कृष्णा सोप्ती जी पर काम आ गया है, कुछ और काम आने वाले हैं। इस बीच में जो उपन्यास का काम आपने सोचा और उसको बहुत बाद में कर पाए, और उसके बाद में उसको पुनर्लेखन किया आपने। राजस्थानी में जो उपन्यास लिखा उसको हिंदी में जब आप अनुवाद कर रहे हैं तो आपको पुनर्लेखन की क्यों आवश्यकता पड़ी? उसमें क्या पुनर्लेखन करके आपने क्या कुछ नया करने का प्रयास किया? और अनुवाद के साथ में जब एक लेखक अनुवाद होता है तो उसे ऐसी सुविधा होती है, अगर कोई दूसरा अनुवादक होता है तो उसे पुनर्लेखन की सुविधा नहीं होती है। आपने आगे खुलता रास्ता नाम से एक उपन्यास जो किया है उसमें अनुवाद भी है और उस पुनर्लेखन भी है। तो मैं कुछ मुख्य बिंदुओं पर आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रकाश डालें कि सामी खुल तो मार्ग में ऐसा क्या कुछ रह गया था, छूट गया था, कि आपको बाद में 7-8 साल बाद में उसमें कुछ और जोड़ना, घटाना या कुछ परिवर्तित करना पड़ा। नीरज, ये काम मैंने ही नहीं, राजस्थानी में, हिंदी में तमाम जो मुझसे पहले लिखने वाले लोग हैं वो भी करते रहे हैं। और शायद मुझे तो लगता है कि विश्व में जो भी बड़े लेखक हुए हैं उनको अगर ये समय मिला है कि अपनी किसी पहले की कृति पर वापस उन्हें लिखना है तो उसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी है जो उस तरह का उसका नया स्वरूप भी सामने आया है। ऐसी बहुत सारी किताबों के उदाहरण मेरे सामने, मैंने पढ़े भी हैं, और वो सुधरा हुआ रूप मैंने देखा भी है। और उन्हीं में उनकी भूमिकाओं में लिखा भी था कि क्योंकि मैं एक स्वयं रचनाकार हूँ, स्वयं देख रहा हूँ, तो मुझे जो पक्ष उस वक्त ध्यान में नहीं आया या उस पक्ष मुझे थोड़ा सा कहने से रह गया, इसे मैंने इसमें पूरा कर दिया है। तो लगभग इसी मनस्थिति से मैंने जब अपने उपन्यास पर दोबारा से काम करना शुरू किया तो मुझे उसकी बहुत सारी सीमाएं स्पष्ट होकर के समझ में आई। उन्हें अपनी दृष्टि से पूरा करने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि ये एक इस तरह से मैंने उस कथा पर, उस थीम पर जो कुछ मुझे कहना था वो मैं कह पाया, जो उस वक्त राजस्थानी मूल में नहीं कह पाया था। उपन्यास लिखने के लिए जिस तरह का समय और एकाग्रता चाहिए वो पहले नहीं मिल पाई थी। तो ये समय मुझे गुवाहाटी में मिला, जब मैं वहाँ 2 साल रहा तो वहाँ अकेला था और पूरा समय था मेरे पास में। तो राजस्थानी का उपन्यास मैंने गुवाहाटी में बैठ करके लिखा। तो ये चाहिए उपन्यास के लिए। एक्चुअली अभी एक उपन्यास मेरा अभी भी मेरा प्रोसेस में है, उसके लिए मैं थोड़ी योदोरी यात्राएं करने के लिए निकलना चाहता हूँ, उसे भी पूरा कर लूँ। वो भी अब वो हिंदी में लिखूं, राजस्थानी में लिखूं, ये है। कोशिश मेरी यही है कि क्योंकि अपनी लोकल, मेरे जैसे भाषा चयन करता हूँ तो उसका बेस यही होता है कि मैं किस लोकेल पर लिख रहा हूँ, मेरे उसके भीतर चरित्र कौन से हैं। अगर पूरे भारत के उस तरह के चरित्र हैं या खासतौर से जो शहरी सभ्यता में बड़े बड़े चरित्र हैं तो निश्चित रूप से उनकी भाषा थोड़ी भिन्न, उसमें तो दूसरी भाषाओं का पुट भी आ जाता है। आजकल जिस तरह की इंग्लिश हो गई है उसका भी बहुत असर आजकल कहानियों में या उनमें आप देखते होंगे। लेकिन राजस्थान की पृष्ठभूमि पर अगर कोई लिखता है तो मुझे लगता है कि उसे राजस्थानी में ही लिखना चाहिए, क्योंकि वो सहज भी लगेगा। और उसके वो जब कोई संवाद बोलेगा तो वो किसान है और अगर वहाँ का इंटीरियर का आदमी है या आदिवासी है तो उससे आप हिंदी में या अंग्रेजी बुलवाओगे तो वो उसके मुंह में सूट नहीं करेगी। इसलिए मैं उसको मूल भाषा में ही लिखूंगा। बाद में ट्रांसलेट मैं कर पाया या और कोई कर लेगा तो वो बात की बात है, लेकिन इस तरह से काम करना चाहिए, इसकी जरूरत भी है। और अब इसका तो मैं क्या कहूँ कि मैं उससे कितना संतुष्ट हो पाया, संतुष्ट हुआ तभी तो मैंने ये काम किया। और एक समय में आप एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं तब आप रचना अपने हाथ से छोड़ते हैं।
कि चलिए अब से जो कुछ मुझे अब तक इसमें करना था वो मैंने कर दिया। अब आप अगर मुझे तीसरी बार कहो तो अगर मैं बैठूं तो हो सकता है उसमें फिर कुछ परिवर्तन करने पड़ जाए। विजयदान देथा ने ये जो दूरी कहानी है उसको, या दुविधा है, इसको दुविधा इतने दुविधा। ड्राफ्ट है उसके, आप पहली कहानी को और आज वाली को मिला करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अभी जो बातारी फुलवाड़ी का जो 14वां खंड है उसमें इन तमाम जो प्रेम कथाएं हैं उनको उन्होंने अपने ढंग से लिखा है, और बहुत सारी चीजें उन्होंने अपने ढंग से थोड़ी परिवर्तित भी की है। तो अब अगर उनकी पहले वाली से किला के मिला के देखोगे तो बदली हुई नजर आएगी आप। ये कहानियां भी बदली है उन्होंने। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है जो कोई भी लेखक अपनाता एक है। जी और विशेष बात आपसे ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने राजस्थान साहित्य अकादमी के लिए रेत पर नंगे पांव नाम से कविता संकलन संपादित किया, और जी। एनबीटी के लिए आपने राजस्थानी कहानियों का संग्रह संपादित किया, 3 BC पार। जी उसका हिंदी अनुवाद भी एनबीटी ने प्रकाशित किया और खूब लोकप्रिय रही ये किताब, जी खूब बिकी। तो ये संपादन का जो सिलसिला है, ये करते समय रचनाओं को चयन की दृष्टि, जो युवा कवि थे उस समय, आप जब युवा थे, रेत पर नंगे पांव कविता संग्रह संपादित कर रहे थे अकादमी के लिए, उस समय आपके क्या दृष्टिकोण रहा, किस प्रकार संपादन आपने उसका किया, और इसी प्रकार जब कहानियों का चयन किया तो उस चयन में क्या दृष्टि रही, ये कुछ स्पष्ट करें। संपादन के काम, क्योंकि एक तो पत्रिका संपादन का काम मैं कर चुका था, अखबार का संपादन का काम भी कर चुका था, यहाँ तक कि जो पाठ संपादन का काम है किसी कृति का वो भी उस प्रक्रिया से भी गुजर चुका था। तो थोड़ी दिलचस्पी तो मेरी संपादन में शुरू से रही है। और थोड़ा सा पत्रकार भी हूँ भीतर से मैं, मतलब जैसे विजयदान देथा पर लिखा तो मैंने सारी तथ्यात में, वो कहते थे मैं 1000 कहानियां लिख दी, मैंने गिन के बता दी कि आपने 467 कहानियां लिखी है। तो सारी गिन ली मैंने। तो मैंने कहा यूं मत करो आप, एकदम रड़क में बोलते जाओ तो उससे उससे नहीं बात बनती। मैं बोल दूं मैं तो 200 कहानियां मैं हिंदी में लिख दी। अब यूं यूं मतलब छेड़ा मारो तो थोड़ा है तो मारोगे तो वो हमारे पढ़ा होता मास्टर जी वह के मारो मुर्गो तो आप मतलब आदमी के हाइट तक का हाथ लग मारो मुर्गो इतो मोटो। मैं कि इतो मोटो की कर, अरे मैं नीचे हाथ रखना भूल गयो भाई। जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करिए, जो तथ्यात्मक है उसको, तथ्य को मत छुपाए। और जो काम किया है उसका महत्व, अगर वो अब चंद्रदर्शन की इन्हें बावजूद में बड़े बता दूं कोई बुरानी का टर्निंग पॉइंट वाला काम किया है जो अब तक किसी ने नहीं किया है, वो कंट्रीब्यूशन माना जाता है आपका। तो ये कंट्रीब्यूशन का है भी, जो लोग कहते हैं ये है कि अपनी तरफ से खुद बोलने लग जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। लोगों को कहने दीजिए, वो अपने आप आपके काम के महत्व को स्वीकार करेंगे और वो कहेंगे। तो उस नजरिए से मैंने ये जो संपादन के काम किए, उसमें एक शर्त मेरी, जो भी मुझे काम सौंपता था उससे मैं लेता था कि इसे आप अपने निर्देश या वो मत दीजिए, निर्देश इतने ही दीजिए कि आपकी सीमाएं क्या है, क्या करना चाहते हो। उन्होंने कहा भाई राजस्थानी में, जैसे ये जो राजस्थान साहित्य अकेडमी ने जब मुझे रेत पर नंगे पांव का काम दिया, तो पहले ये श्रृंखला छपती थी राजस्थान के कवि, राजस्थान के कवि भाग 1 जो नंद चतुर्वेदी जी ने संपादन किया, राजस्थान के कवि भाग 2 का योगेंद्र कृष्ण जी ने संपादन किया। तीसरा जब मुझे सौंपा, उस वक्त मैं साहित्य अकेडमी का की कार्यकारिणी का भी मेंबर था, और कहा कि नंद थे कर सको, तो मैंने कहा कर दूंगा। तो उन्होंने कहा ये राजस्थान के कवि का तीसरा भाग। मैंने कहा वो कवि का तीसरा भाग तो ठीक है, लेकिन ये तो सूची पत्र का शीर्षक है, इसमें कोई मतलब ये किताब तो नहीं हो सकती, ये पहले भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो ये शीर्षक तो नहीं रहेगा। तो नहीं, तो वो तो इसी क्रम में छपना है ना, तो मैं कि उन्हें उपशीर्षक में नीचे लिख दे हूँ, लेकिन इसका शीर्षक तो इसके टेक्स्ट में से निकल के आएगा, तभी तभी ये किताब काम की होगी। तो फिर उन्होंने मान लिया। और फिर मैंने कहा कि किन कवियों को लेनी है और किन की कौन सी कविताएं लेनी है, इसमें भी आप मुझे, हालांकि मैं सब कवियों को लिखूंगा कि वो लिखें, लेकिन मैं हो सकता है कि मैं उनके चयन में से भी बाहर जा करके और कविताएं,
तो प्रकाश आतुर जी ने कहा थे तो थारा काम बढ़ा ले बोला, ज्यादा फंस जाओ ला, कर नहीं पाओ ला, बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा तो मैंने ज्यादातर तो सब लोगों को पढ़ा हुआ ही है, किसी को कम पढ़ा है तो थोड़ा समय निकाल के पढ़ लूंगा। और ऐसे करके मैंने उनके पूरे काव्य कर्म में से, अगर मुझे विजेंद्र की कविता लिखनी है लेनी है तो विजेंद्र की सबसे अच्छी कविताएं आनी चाहिए, ऋतुराज की लेनी है तो ऋतुराज की सबसे अच्छी कविताएं आनी चाहिए, दंत चतुर्वेदी की लेनी है तो उनकी सबसे अच्छी आनी चाहिए जो रिप्रेजेंट करती है उनको। क्योंकि ये ये एक दस्तावेज है जो आगे राजस्थान में हिंदी कविता को रिप्रेजेंट करेगा। तो उस नजरिए से जब उन्होंने बातें स्वीकार कर ली, तो सबसे पहला तो यही है कि अब शीर्षक बदलू, तो पूरा जब टेक्स्ट मैंने इकट्ठा कर लिया और मेरी जब भूमिका लिखी, तो मुझे लगा कि हम लोगों की जो यात्रा है राजस्थान में लेखकों की, वो रेत पर नंगे पांव चलने वाली यात्रा है। हमारे पास कोई साधन नहीं है, हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं है, हमें कोई मान्यता नहीं है, हमें बहुत सारी कठिनाइयों के बीच में अपनी जिंदगी को संवारते हुए ही रचना कर्म से भी जुड़ा रहना है। और ये यात्रा इस तरह से रेत पर नंगे पांव की यात्रा है। कईयों ने उसको बाद में इस तरह की और किताबें भी आई, किसी ने धूप में नंगे पांव कर दिया, किसी ने और भी लिया, लेकिन ये पहली बार मैंने इसको उस रूप में लिया और वो बहुत पसंद की गई। बल्कि सारी राष्ट्रीय बड़ी पत्रिकाओं में उसकी खूब समीक्षाएं छपी, मध्य प्रदेश तक में उसके ऊपर पाठक मंच हुआ जिस पर खूब विस्तार से उसकी साक्षात्कार वगैरह में रिपोर्ट आई। नेशनल मैगजीन सारी जो रविवार और ये सारी, तो उन सब में भी उसकी लंबी समीक्षाएं छपी। तो उसकी किताब को पसंद किया गया, तो मुझे लगा कि अपनी मेहनत सार्थक हुई। उसी पीरियड में ये एनबीटी ने जब ये अपनी योजना शुरू की, स्वर्ण जयंती योजना, तो उसमें सारी भारतीय भाषाओं की कथाओं को और कविताओं को के वो संकलन तैयार कर रहे थे। संयोग से मंगलेश डबराल उन दिनों उसमें थे, तो मंगलेश मुझे जानते थे कि ये काम नंजी कर सकते हैं, तो उन्होंने मुझे सौंपा कि नंजी करना। तो मैंने उनके साथ भी यही रखा कि फिर मेरे को आप कोई निर्देश नहीं, निर्देश हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है, हम जानते भी नहीं क्या क्या है, वह आप ही करो, आप ही तय करो और जिस रूप में आप हमें दोगे। तो उन्होंने कहा कि अगर जिस जिस फॉन्ट में हम काम करते हैं अगर उसी में, उन्होंने पूछा कि कंप्यूटर पे कर लेते हो क्या, मैंने कहा हाँ मैं तो सारा काम कंप्यूटर में करता हूँ। तो मैंने पूरा उनको शिवा मीडियम फॉन्ट में पूरी तैयार करके और सारी कहानी उसमें भी यही रखा कि इन किसकी कौन सी कहानी लेनी है, तो उसमें बहुत सारी कहानियां पढ़नी पड़ी। अब मूलचंद प्राणेश को लेना है तो मूलचंद प्राणेश के दोनों संकलन पूरे पढ़ के और उसमें से एक कहानी छांटी की ये लूंगा। ऐसे भी लोग, अब सुखदा कछवा है वो वहाँ जो दिल्ली में बैठी है कितने सालों से, उनकी कहानियां मैंने इधर उधर देखी। अरे मैंने कहा इतनी विद्याधर देथा वगैरह की उम्र की है वो, तो वो एक बड़ी कथाकार है वो कई उपन्यास उनके आए हुए हैं राजस्थानी में, तो उनको भी दिया। कोशिश ये थी कोई छूटे नहीं, और महत्वपूर्ण तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, तो सारी आई और अच्छा टेक्स्ट तैयार। इसी सिलसिले में दो संपादित संग्रह और आपने किए, एक तो राजस्थान शिक्षा विभाग के शिक्षकों की रचनाओं का संपादन किया और एक साहित्य अकादमी के लिए कविताओं का संपादन किया, उसके बारे में प्रकाश डालें। वो जब चंद्रकांत देवल जी उसके संयोजक थे, तो उन्होंने, देवल जी ने कहा कि भाई ये 60 साल की राजस्थानी पोइट्री पे करना है आपको। तो मैंने कहा देवल जी देख लो थानक ने और कोई हुआ तो, नहीं तो मैं तो भी कह रहा था भाई मैं रेडियो दूरदर्शन में जिस तरह की मेरी व्यवस्था है, तो उन्होंने कहा कितनी व्यवस्था हो ये तो करना तो आपको ही पड़ेगा। तो मैंने कहा अगर मुझ पर इतना भरोसा रखते हो तो फिर करूँगा। तो फिर मैं लगा, उसको किया मैंने और अच्छे ढंग से किया। उसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी साथ का साथ दिया, दोनों वही किया। और जो रीति नीति मैंने पूर्व संकलनों को तैयार करने में रखी वही इसमें भी रखी। चयन का एकमात्र आधार गुणवत्ता है और दूसरा रिप्रेजेंटेशन, सभी क्षेत्रों का, सभी हलकों का, स्त्री रचनाकारों का, जो दलित या इस तरह का है, ये आज की विमर्श के प्रमुख बिंदु हैं। आप इनकी अवज्ञा नहीं कर सकते, उनको भी लगना नहीं चाहिए। और साहित्य में आपके मानदंड नहीं चलेंगे। अगर आपको पानी पीना है तो ललाट में अगर आप हाथ लगाओगे तो पानी नहीं पी सकोगे, तो हाथ को मुंह के सामने लाइए। और आदिवासियों के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके मानदंड दूसरे हैं, आपके मानदंड नहीं चलेंगे। आप उनके बारे में बात करें तो उनके लेवल पर जाकर के बात करनी पड़ेगी, उसी में से ही विकसित होकर के और आपके लेवल के लोग भी निकल करके आएंगे। तो ये कोशिश थी। और अब मान लो डूंगरपुर बांसवाड़ा से जो लोग लिख रहे हैं और उसी
मनोभूमि से आते हैं तो उसमें फर्क आएगा। तो जब मैंने मान लो वहाँ के किसी कथाकार को चुना मैंने, तो मैंने इसका ध्यान रखा कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उसका। इसी दिनेश पंचाल उसमें आए तो मुझे अच्छा लगा। ये कोशिश रही। तो यही पोइट्री वाला भी रहा। और शिक्षकों वाले में तो खैर हमें नहीं करना था, तो वो तो शिक्षा विभाग सारा टैक्स मंगा लेता है जो आया है उसमें से आपको। उसमें मेरी युक्ति है कि मैंने उसको प्रॉपर ढंग से चयन करके जितना आया था उसमें से ही छांटना था, कोई सारा नहीं लेना जरूरी नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई इतनी पेज संख्या रखनी है, उस हिसाब से किया और वो हो गया, भूमिका लिख दी उसकी। तो वो तो खैर अलग तरह का। लेकिन ये जो तीनों संकलन है इनमें मुझे बहुत मेहनत करनी, ये हो गया तैयार। अच्छा है, राजधानी का काम करते हुए खुशी होती है। बिल्कुल, आपका काम बहुत बड़ा है। आपके साथ में बातें करने को बहुत सारे बिंदु अभी भी बाकी है, लेकिन समय की सीमा है। तो जाते जाते मैं एक सवाल आपसे अंत में पूछना चाहूँगा, करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि हमारे साहित्य में पुरस्कारों को लेकर बहुत विवाद रहता है, और पुरस्कारों के विवाद के केंद्र में आप बहुत ऐसे पुरस्कार हैं जिसमें आप निर्णायक रहे। आप पर बहुत सारे रचनाकारों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाव रहा। साथ ही साथ में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा अध्याय के रूप में इस बात को भी रेखांकित किया जाता है कि आपने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाया। तो ये जो लेखक के जीवन में पुरस्कार जो होता है वो उसका व्यक्तिगत मसला होता है या सार्वजनिक मसला होता है। साथ ही साथ में ये जो पुरस्कारों के लिए हमारे मित्र आपस में जिस प्रकार के बयान देते हैं, जाहिर है कि अगर खुद को मिलता है तो बहुत सही निर्णय हुआ और किसी और को मिला तो सही निर्णय नहीं हुआ है। और पुरस्कार के बाद में बहुत सारे लेखक उस पुरस्कार में जो किताब विजेता रहती है उस किताब के पन्ने खोलने लग जाते हैं। वो पहले किताब होती तब नहीं खोलते, उसके बाद खोलते हैं। तो ये जो लेखकों की प्रवृत्ति जो हमारे लेखक समाज में है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही साथ में आपने जो पुरस्कार लौटाया उसको भी शामिल करें, और आप निर्णायक के रूप में रहे तो किस प्रकार के अनुभव आपको रहे? पहली बात तो ये कि पुरस्कार एक तरह की सामाजिक स्वीकृति या मान्यता है। लेखक को उसके के रूप में वो दिया जाता है, हौसला बढ़ाया जाता है। और जैसे हम छोटे बच्चों का जिस तरह से हौसला बढ़ाते हैं तो बच्चे खुश होकर के और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेखक एक थोड़ा समझदार व्यक्ति होता है, अपना निर्णय स्वयं लेने की उसमें क्षमता होती है, तो वो उस अवस्था से तो पार हो जाता है। लेकिन उसे अगर उसके काम को सराहा जाता है या पुरस्कृत किया जाता है तो उसे भी अच्छा लगता है। वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, एक मनुष्य है। और ये नहीं कि कोई प्रशंसा का या सराहना का भूखा है, लेकिन कोई प्रशंसा या सराहना करता है तो उसे अपने किए की एक संतुष्टि होती है। इसलिए उसको उसी रूप में लेना चाहिए। पुरस्कार के लिए कोई नहीं लिखता। ये नहीं है कि हालांकि कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिनको जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पुरस्कार के लिए ही लिखी या उनसे लिखवाई गई कि तो लिख दो तो धन पुरस्कार मिल जाएगी। ठीक है, वो एक अलग है, वो अपवाद है उस तरह से। इसके बावजूद मैं जानता हूँ कि क्षमता उसमें है तभी उसको कहा जाता है। तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस तरह की होती है। तो वो एक कभी कोई टीका टिप्पणी करते हैं तो उसको उतना पचा लेना चाहिए, उसको बहुत ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। जहाँ तक लोगों की प्रतिक्रिया है उसके बारे में, वो भी मैं स्वाभाविक ही मानता हूँ कि ठीक है, पुरस्कार तो एक को मिलेगा तो फिर बाकी जिनको नहीं मिला उनकी अगर थोड़ा उनको मलाल लगता है या उनको उपयुक्त नहीं लगता तो फिर वो उसकी उस रूप में चर्चा करते हैं। क्योंकि पुरस्कार के बाद निश्चित रूप से कृति का थोड़ा सा महत्व बढ़ता है, लेखक का महत्व थोड़ा बढ़ता है और उसके बारे में लोग जानने लगते हैं। अब नोबेल पुरस्कार जिसको मिल जाता है तो दुनिया भर की भाषाओं में उसके बारे में बात होती है, उसको उसके बारे में पढ़ा। जब तक नहीं मिलता है तो उसमें उसके बारे में बहुत से लोग जानते भी नहीं है। अब वो दूसरे टॉलस्टॉय जैसे बड़े लेखक है वो अलग बात है, जिनको दुनिया में एक लेखक के रूप में पहले से ही इतनी ज्यादा प्रसिद्धि मिल चुकी होती है कि उनको कोई नोबेल पुरस्कार देता या नहीं देता वो तो अपनी जगह कायम ही रहती। शेक्सपियर जब एक बड़े लेखक थे तो उनका नोबेल पुरस्कार क्या बना देता, वो तो नोबेल पुरस्कार भी बड़े थे। वो लोग कहते हैं महात्मा गांधी को भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न बनाने वाला कौन था? भारत को निर्माण करने वाला व्यक्ति है, उसके सामने ये सब छोटी चीजें है। वो इतना इतना बड़ा है, वो व्यक्तित्व इतना बड़ा है
कि उनके सामने उसे आप क्या पुरस्कृत करोगे? पुरस्कृत करने के लिए भी तो एक चाहिए ना कि उसके पैरेलल। तो उस दृष्टिकोण से अगर कोई छोटी मोटी टिप्पणी करता है उसको तो हंस के स्वीकार कर लेते हैं, हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं आप, कोई बात नहीं। रही बात निर्णय करने की, तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि निर्णय एक तो व्यक्ति विशेष पर नहीं निर्भर करना चाहिए। उसमें बहुत सारे अलग अलग कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं, सबकी राय होती है, उसका चयन अच्छा होना चाहिए कमेटी का। जो साहित्य में या अपने समय के लेखन पर गहरी समझ और पकड़ रखते हैं वही लोग हों, तो वो निष्पक्ष होकर के अपनी राय देंगे। और पुरस्कार मिल जाए, इससे ही वो कोई बड़ा मानते, ये भाव तो मैं तो कभी न खुद को मिला तब रखा और न किसी और को भी मानता हूँ। पुरस्कार के न मिलने के बावजूद बहुत बड़े लेखक हैं, होते हैं। अब मान लो शरद चंद्र को तो नोबेल नहीं मिला, लेकिन मैं तो कथा के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर से भी शरद बाबू को बड़ा लेखक मानता हूँ। जो जो काम उन्होंने किया वो ठीक है। इवन शरद ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी फिक्शन बहुत लिखा है, खूब। गोरा या उनकी आंख की किरकिरी या योग संयोग, ये बहुत सारी उनके उपन्यास हैं। और उतनी पैरेलल थे, और वो प्रतिस्पर्धा करते थे कि नहीं करते थे, लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि वो शरद की प्रतिस्पर्धा में उस तरह से लिखते थे। अब शरद उससे प्रतिस्पर्धा करते थे या रविन्द्रनाथ करते थे, ये उनके बीच का मामला है। लेकिन दोनों बड़े लेखक हैं, दोनों का आदर होना चाहिए। और निश्चित रूप से जिनको पुरस्कार मिलता है उसको एक सामाजिक स्नेह और स्वीकृति मिलती है, वो होनी चाहिए। अब ये जो पक्ष से जुड़ा, आपने बताया कि भाई पुरस्कार लौटाने वाली जो प्रक्रिया है, लौटाना कुछ नहीं है, वो एक लेखकों का एक अपना एक विरोध प्रकट करने का एक तरीका था, और वो भी एक प्रसंग विशेष से जुड़ा हुआ। हिंदी मतलब कि जो हमारी साहित्य अकेडमी है वो भारतीय भाषाओं की साहित्य अकेडमी है, और वो तमाम बड़े लेखकों का जिस तरह से मान सम्मान करती है और उनको अपने साथ जोड़ती है, तो उनके साथ अगर कोई बुरा घटित होता है तो लेखकों को तो और साहित्य अकेडमी तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं के बनाए हुए, उन्हीं की मान्यता दिए हुए लोग होते हैं। अब MM कलबुर्गी की जिस तरह से हत्या हुई, या नरेंद्र दाभोलकर जिस तरह से मारे गए, गोविंद पानसरे जिस तरह से मारे गए, और जिस तरह से मतलब उनको उनके प्रति मतलब अवज्ञा की गई, यहाँ तक कि अगर मान लो ठीक है अगर वो स्वाभाविक डेथ होती तभी तो आप एक शोक सभा करते, उनके प्रति एक सम्मान प्रकट करते। MM कलबुर्गी तो उसकी बॉडी के मेंबर थे साहित्य अकेडमी के, तो उसकी सामान्य जो शोक सभा वो तक नहीं करने दी। जो लोग चलो आप नहीं करते हो तो दूसरे ने कहा हम कर लेते हैं, हमें हॉल दे दीजिए, नहीं आप और कर लीजिए। यानी जो यदि जिन लोगों ने ऐसा दुष्कर्म किया उनको तो सत्ता का समर्थन है ही। मतलब ये जो स्वायत्त संस्था है, बॉडी साहित्य अकेडमी है, वो भी जब इस तरह का रवैया अख्तियार कर दिया तो ये सब लोगों को, जो संवेदनशील लेखक थे उन सबको बुरा लगा। उन्होंने ये निर्णय किया। मुझे लगा कि इनके मॉरल सपोर्ट में हमको भी ये बात कहनी चाहिए। हम भी लगातार कह रहे थे कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेखकों को ये नहीं कि कोई अलग से लेखकों की सुरक्षा तो सबको मिलनी चाहिए, इस हिंदुस्तान के हर नागरिक को का जीवन सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन लेखक को अगर एक जनता का इतना बड़ा प्रतिनिधि माना जाता है तो उसकी सुरक्षा की आप इतनी भी चिंता नहीं करेंगे, और अगर किसी ने उसके साथ अन्याय कर दिया है तो उसके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। ये हमको बुरा लगा। अगर ऐसे में अगर उस जैसे लेखक का मान नहीं है तो हमारे सम्मान का क्या अर्थ है? इसी यही सोच करके उन्होंने वापस किया, तो हमने भी कहा हम भी आपके साथ हैं। उसके बाद में वापस कार्यकारिणी की बैठक हुई, और उसमें सब वो जो ही बातें हम कह रहे थे कि वो सब सारे कार्यकारिणी के लोगों ने भी महसूस की, स्वीकृत की, और फिर निंदा भी हुई इस घटना की। ये भी कहा गया कि हम साहित्य अकेडमी अपने तमाम लेखकों के साथ है, उनकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की हमेशा रक्षा करती है और आगे भी करती रहेगी। लेखकों के साथ ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई इस तरह की घटना होगी तो हम लेखकों का पक्ष लेंगे। ये जब आई तब मैंने अपने ये एक प्रस्ताव ही था, संकेतात्मक था, प्रतीकात्मक था, उसको मैंने कईयों ने कहा लो साहब आप तो थे तो पाछो ले लियो। पाछो की बात नहीं है, वो एक विरोध प्रकट करने का एक तरीका था। हमारे पास यही तरीका यही है, हम कोई और आंदोलन करके या कोई एजिटेशन करके तो हम कर नहीं रहे थे। यही हमने
की, अपनी नाराजगी व्यक्त की। और अच्छा, फिर हुआ क्या कि सब लोगों ने इंडिविजुअली निर्णय ले, कोई सामूहिक निर्णय, ये जो कहते हैं ना ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है या ये है, इन लोगों ने मतलब पुलिस का लौटा नहीं बोल के, ये आप लोगों की संकीर्ण सोच का नतीजा है। हम तो न किसी गैंग में थे और न किसी राजनीतिक उद्देश्य से हमने किया, हमने शुद्ध रूप से लेखक के समर्थन में किया। और जो ही आपने इस बात को स्वीकृत कर लिया और फिर उस पर कार्रवाई हुई, जो जिन लोगों ने ये दुष्कृत किया उनमें से बहुत से लोग गिरफ्तार भी हुए। और बाद में तो अब गौरी लंकेश की भी उसी तरह से वो मारी गई, तो उसके विरोध में भी बहुत से लोग खड़े हुए। लेखकों के साथ कम से कम लेखकों को तो खड़े होना चाहिए, ये मेरी अपनी सोच रही है। हर एक वर्ग के हितैषी, अब किसानों का आंदोलन था तो किसान तो साथ होने चाहिए, मजदूर का आंदोलन था तो मजदूर तो साथ होने, वह पहला काम उनका है। समर्थन में तो और लोग भी आ जाएंगे, लेकिन कम से कम उस लड़ाई में पहले हिस्सेदार तो आप हैं। मैं तो स्त्रियों से भी कहता हूं कि आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी है तो पहले मोर्चे पर आपको आगे रहना होगा। हम आपके साथ हैं, लेकिन खड़े आपको आगे होना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। इसलिए किसी और की मतलब से उम्मीद करो कि वो आपके लिए लड़ाई जीत करके आपको लाभ दिलवा देंगे। लाभ भी क्या है, एक्चुअली उनका हक है, जो हक है वो मिलना चाहिए। और जीवन की सुरक्षा तो पहला हक है, सबसे बड़ी बात ये है। तो वो वही सोच रही। और उसके जो भी हों, मेरी तो अब भी उनके साथ उतनी ही सहानुभूति है। और मैं तो कहता हूँ कि एक प्रक्रिया है, और ये खाली साहित्य में ही नहीं है, ये जीवन के हर क्षेत्र में। लोगों ने कहा था लेखकों को दिए, तो मैंने कहा और सब में भी बंद कराओ। तो जैसे हमारी समाजवादी सोच में ये है ही नहीं, ये कोई पद्म पुरस्कार देने की जरूरत नहीं है, सब बराबर है। हाँ, काम का महत्व है तो अपने आप जनता स्वीकृत करेगी, उसको महत्व देगी, लेकिन उसके लिए इस तरह के ये सब औपचारिक आयोजन करने की कोई जरूरत नहीं है। और जनता अपने लेखक को पसंद करेगी तो खूब पढ़ेगी, उसकी खूब किताबें छपेगी, खूब वो एक लेखक के रूप में अपनी पहचान बनाए। वही होना चाहिए, वही असली स्वीकृति, वही पुरस्कार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। समय हो गया यार, हमारे बहुत सारे मित्र ये चाहेंगे कि दो राजस्थानी के लेखक बात कर रहे हैं और उन्होंने राजस्थानी के मुद्दे पर बात नहीं की, तो मैं चाहूंगा कि अंत में आप चलते चलते, चूंकि आप बहुत लंबे समय से राजस्थानी का समर्थन करते रहे हैं, बड़े मंचों पर किया है आपने, राजस्थानी के समर्थन में लिखा है, मान्यता के लिए लिखा है, अकादमी में सुचारू रूप से कार्य हो, राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी में अध्यक्ष की नियुक्तियां हो, इस पर भी आपने लिखा है। तो इस कार्यक्रम में अंत में आप राजस्थानी भाषा मान्यता के बारे में और हमारी जो सरकारें हैं वो अकादमी और साहित्य को प्रमुखता से ले, इस विषय में अपने विचार प्रकट कीजिए। राजस्थानी भाषा की मान्यता का सवाल बहुत सालों से, खासतौर से बिल्कुल आज़ादी के तुरंत बाद से ही, सन 55 के बाद से उठने लग गया था। शुरू में जरूर ये हुआ कि भाई हिंदी को एक आधार बनाना है और एक संपर्क भाषा के रूप में उसे प्रतिष्ठा दिलवानी है, इसलिए उसका जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र, वो जरा बड़ा दिखाई देना चाहिए, ताकि भारतीय भाषाओं के सामने ये हिंदी कमज़ोर ना दिखाई दे। तो इस नज़रिए से उन्होंने हरियाणा, राजस्थान और कुछ ऐसे प्रांत जो हिंदी भाषी नहीं थे उनको भी हिंदी भाषी प्रांत के रूप में शामिल कर लिया। और वो ठीक है, न्यौछावर करने में, बलिदान करने में तो राजस्थानी लोग आगे रहे हैं, तो वो बलिदान कर दिया। लेकिन उसके साथ ये भी जोड़ा हुआ था, जो जयनारायण जी व्यास जी ने इस पर स्वीकृति दी थी, तो उन्होंने यही कहा था कि आगे जा करके और इसको हम सुधार लेंगे और कुछ और भाषाओं को जब मान्यता देंगे उसमें राजस्थानी को भी शामिल कर लेंगे। और वो प्रक्रिया चली भी। शुरू में जो 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, तो धीरे धीरे उसमें होते होते आज 24 भाषाओं को मान्यता दी जा चुकी है। इसी क्रम में राजस्थानी के बारे में भी बात करते रहे हैं और बताते रहे हैं कि आपका जो भी क्राइटेरिया है भाषा को मान्यता का, आप उस पर नाप तोल करके देख लीजिए, चाहे संख्या की दृष्टि से देखिए, साहित्य के नजरिए से देखिए, लोक में उसकी जो मान्यता है उसकी नजर से देखिए, भाषाओं में जो फर्क है उसके नजरिए से देखिए। हर दृष्टिकोण से भाषा है, उसका व्याकरण है, उसका शब्दकोश है, उसका साहित्य है, सारी चीजें हैं। और अब तक आप हिंदी के साथ में मतलब मध्यकाल तक या उसके बाद तक, इवन यहाँ तक कि सूर्यमल मिश्रण तक तो आपकी हिंदी के टेक्स्ट का हिस्सा थी राजस्थानी। जब हम पढ़ते थे तो हिंदी गद्य पद्य संग्रह जो था उसमें बहुत सारी राजस्थानी की कविताएं भी थी, नारायण सिंह भाटी भी उसमें थे, कन्हैयालाल सेठिया की धोरा धरती भी उसमें थी,
या पातल और पीतल कविता भी उसके कोर्स में थी। बाद में धीरे 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 आपने सब जगह से हाथ खींच दिया और राजस्थानी के लेखन को, राजस्थानी के साहित्य को आपने छोड़ दिया। जब कभी आपको अपनी संस्कृति पर, साहित्य पर गर्व करने की, आपको सार्वजनिक रूप से चर्चा करने की जरूरत पड़ती है, तब तो आप उन सब का जिक्र करते हो। आपको पर्यटन में अगर उस तरह का लाभ चाहिए तो राजस्थानी के गीतों को, राजस्थानी की सारी लोक कलाएं, उनको खूब बढ़ चढ़ करके आप सामने रखते हो। और जब उनके अंदर के टेक्स्ट को या भाषा के अंदर जो गीत और सारी जो उसकी सामग्री है उसकी मान्यता की बात करते हो तो आप पीछे हट जाते हो। ये जो दोहरी जो नीति है ये नहीं चलेगी। और लोकतंत्र तब तक पूर्ण लोकतंत्र हो ही नहीं सकता जब तक कि उसके लोक को, उसकी भाषा में मान्यता नहीं जाए। अगर हमारा देश का, हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि अगर संसद में जाकर के हमारी भाषा में बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, तो ये उसका अपमान नहीं है, हम पूरे प्रदेश के लोगों का अपमान है। इसलिए उसे मान्यता मिलनी चाहिए। मान्यता मिलेगी तो सारी पीछे की जो परंपरा है उसके लिए, उसके संरक्षण की, उसके विकसित होने की संभावनाएं बनती है, उसके संस्थान बनते हैं। यहाँ तक कि जो जीवन प्रक्रिया में बहुत सारे जो विद्यार्थी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, अगर उनकी भाषा उनके साथ होती है तो उनकी चयन प्रक्रिया में भी वो मददगार होगी। अगर राजस्थान में काम करने वाले को अगर राजस्थानी भाषा के माध्यम से पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से वो बेहतर साबित होगा। हमारे यहाँ तो ये होता है, शिक्षा में कोई बच्चा आता है तो सबसे पहली कोशिश ये होती है कि इसकी मातृभाषा छुड़वाओ। मतलब अंग्रेजी के और हिंदी के जो भी स्कूल हैं, क्या कहा आप बच्चे को सिखा रहे हो या उसको नष्ट कर रहे हो? वो जो 4-5 साल की उम्र में जो घर परिवार और माहौल से जो कुछ सीख के आया है उस सब को आप खारिज करवाते हो और फिर अपनी भाषा समझ इसमें लिख अब तू कामयाब है। ये गलत तरीका है। मातृभाषा जो संविधान भी मानता है, नेचुरल लॉ भी मानता है कि बच्चे से उसकी भाषा नहीं छीननी चाहिए, उसकी मातृभाषा को मान्यता दी जानी चाहिए, उसकी बेसिक शिक्षा उसी में होनी चाहिए। आगे जाकर के वो अगर और एडवांस स्टडी में जाएगा, अगर जर्मनी में जाकर कोई पढ़ेगा तो जर्मन सीखेगा, और इटली में जाकर के पढ़ना जाएगा तो इटालियन सीखेगा, या चाइना जाएगा तो चीनी सीखेगा। ये उसकी अपनी चॉइस होगी। सीखो, भाषाएं सारी सीखो आप। मेरी तो बहुत कामना है कि मुझे सारी भारतीय भाषाएं आए। मैं जिस मीडिया में काम करता था तो मुझे तो अपनी जरूरत लगती थी। आज भी आप देखते हैं कि ये जो IAS वगैरह में चयन होता है और फिर बाद में जब उनको कैडर मिलता है तो राजस्थान के आदमी को अगर तमिलनाडु का कैडर मिला तो वो वहां जाके तमिल सीख लेता है, तभी वो काम कर पाता है। या महाराष्ट्र में गया तो मराठी सीखेगा तभी काम कर पाएगा। तो राजस्थान में कोई अगर IAS आया है तो अगर उसको राजस्थानी नहीं आती है या डॉक्टर को राजस्थानी नहीं आती है तो वो क्या काम कर लेगा? वो लोक सेवा का काम कर ही नहीं सकता, वो एक प्रशासक अच्छा हो ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब का कोई बीमार है, डॉक्टर साहब मार तो बाइटा पड़े, मार तो जीदो रोवे, तो न तो डॉक्टर साहब को जीदोरा समझ में आता है, न बाइटा पढ़ना समझ में आता। मारे अमूच हो गया एकदम। तो वो पूछोगे क्या हो रहा है इसको? अब वो कोई बैठ कर कर्मचारी है वो समझ आता है कि अमूजा क्या होता है। तो ये जो भाषा है ये लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है और उसको मान्यता दी ही जानी चाहिए। इसलिए इतने वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। राजनीति का मसला हो गया है, अब इसमें वोट की राजनीति जुड़ गई है। अब अगर बोडो लैंड वाले अगर जिस तरह से आक्रामक रूप से भाषा का मसला उठाया तो उन्हें फौरन मान्यता मिल गई, तो क्या हम भी यही तरीका अपनाएं? मुझे नहीं लगता कि कोई करने की जरूरत है। लोकतंत्र में अगर समझ विकसित हो जाती है, लोग अपनी भाषा के प्रति इतना आदर भाव रखते हैं, वो कहें अपने प्रतिनिधियों पर दबाव डालें कि ये नहीं चलेगा, हमारी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए। उसके बाद राजस्थानी भी है। ये गलत है कि राजस्थानी को मान्यता मिलने से हिंदी कमजोर, कोई हिंदी कमजोर नहीं होगी। हिंदी अगर हमने राजभाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में ली है तो हम उसे उतना ही आदर मान देते हैं और हम मानते हैं, और ओरिजिन से ही हम उसके साथ नहीं। हमारी उत्पत्ति अब गुर्जरी अपभ्रंश से है, वो शौरसेनी अपभ्रंश से पैदा हुई है। आप भाषा वैज्ञानिकों से पूछ लीजिए, तो जो जानकार हैं उनकी राय मानेंगे नहीं और अपनी राजनीति करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मान्यता मिलनी चाहिए, उसी से ही भाषा का सारे विकास सही होंगे। रही बात ये जो संस्थाएं हैं जिनके प्रति जो सरकारों का जो रवैया ढुलमुल कहिए या उपेक्षापूर्ण कहिए,
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संस्थाएं अपना काम करती है, वो संस्था से जुड़े हुए जो रचनाकार, लेखक, कलाकार है, ये उनके जिम्मे सौंपना चाहिए, इतनी स्वायत्तता उनको दी जानी चाहिए, वो उसकी सार संभाल करें, तो ये संस्थाएं अपने आप चलेगी। इसी के लिए लोकतंत्र में ऐसी संस्थाओं के लिए स्कोप रखा गया है, सुविधाएं रखी गई है। पिछले सालों में खासतौर से 7वें 8वें दशक के बाद में ये कमजोरी इधर विकसित हुई है कि राजनीति घुसी है इसमें। ये घुसना अच्छी बात नहीं है, इससे कोई राजनीति को कोई 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 बहुत ज्यादा ताकत नहीं मिलती है, कमजोरी होती है। इससे प्रदेश का मुख्यमंत्री भी कमजोरी माना जाएगा कि उसमें इतनी निर्णय की भी क्षमता नहीं है कि वो बातें तो बहुत करेंगे। जब आप उनको किसी साहित्यिक में या सांस्कृतिक कार्यक्रम में बुलाओगे तो उसके बारे में पूरे आसमान को ये कर देंगे कि हम ये इसके बारे में, लेकिन जब वास्तविकता में आते हैं तो वो मतलब बोले तो मणा में और लादे को निकणा में ही। तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं भाई कम से कम। और देखिए मैंने तो औरों के बारे में कहा कि अगर लेखक नहीं बोलेंगे उसके बारे में, संस्थाओं के बारे में, साहित्य की कल्चर की संस्था को, अगर वही लोग संजीदा और सक्रिय नहीं है तो सरकारों से क्या उम्मीद करते हैं? वो तो आपके मुंह की तरफ देखती है, आप बोलते हो और दबाव महसूस होता है तो फॉरवर्ड कर देते हैं, दबाव नहीं होता है तो कहते हैं चलेगा तो चलने दो, आप दूजा काम करो। तो वो दूजे काम करते थे, राजधानी की भाषा, साहित्य, संस्कृति के सारे काम पीछे पड़ छूटते जाते हैं। ये अच्छा नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपसे चर्चा करने का आज इतना सुख प्राप्त हुआ। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे मुद्दे, बहुत सारी ऐसी बातें, आपकी बहुत सारी किताबें, आपकी बहुत सारी रचनाशीलता, सक्रियता इस चर्चा में शामिल नहीं हो सकी है। फिर कभी ऐसा अवसर जन सरोकार मंच टोंक द्वारा या किसी और प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा तो उस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। मैं एक बार आपका जन सरोकार मंच टोंक की ओर से, भाई देवेंद्र शर्मा जी की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप आज इस चर्चा मेरी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी को और जन सरोकार मंच की सारी टीम को। और ये बताया कि 1.5 साल से ये मंच चला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस बहाने कम से कम इस कठिन पीरियड में हम संपर्क में रह सके हैं, अपने कला, संस्कृति, साहित्य के मसलों पर बात कर सके हैं और एक समझ विकसित होती है उससे, सब लोग एक समान धरातल पर आते हैं। आपने भी बहुत अच्छे ढंग से बात की, बहुत बहुत आप खुद भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे खुशी होती है आप सब लोगों को काम करते हुए देख